हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 131 की, जिसकी बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि सिंगल वीडियो से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं सब्जेक्ट कोड से, उसको हम सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट कोड के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और एग्जाम में जाकर बैठ जाना, इससे भारी क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी होता है मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स है वो मिल जाएंगे, और जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दे जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है ना, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, हमारी बुक का नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो हमारे बारे में जो पहला क्वेश्चन ही आना चाहिए इस बुक को देखते कि राजनीति क्या है। ठीक है ना, और एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है। ठीक है, कि राजनीति क्या है समझाइए। ठीक है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा, मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना तुम। ठीक है, तो देखो, राजनीतिक अर्थ क्या होता है, उन गतिविधियों, प्रक्रियाओं और संस्थाओं से जो कि क्या समाज में सत्ता, निर्णय और संसाधनों के वितरण से जुड़ी होती है। ठीक है, जनरली हम क्या सोचते हैं, राजनीति का मतलब क्या, जो सरकार होती है, जो हम पे शासन करते हैं, हम यही सोचते हैं। बट राजनीतिक अगर हम देखें ना, ये उन सारी एक्टिविटीज, ये सब सारी गतिविधियां होती हैं जो मेनली समाज में सत्ता यानी कि पावर, जो पॉलिसी बना रहा है, फिर उसको निर्णय भी ले रहा है, और संसाधनों का वितरण जो हमारे देश में उपलब्ध है उसका वितरण कैसे करना है, इससे जुड़े जो काम है जो करता है वो सब राजनीति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, तो राजनीतिक अर्थ क्या हो जाएगा, उन गतिविधियों, उन प्रोसेस से यानी प्रक्रियाओं और संस्थाओं से जो कि क्या समाज में सत्ता, निर्णय और संसाधनों के वितरण से जुड़े हुए। ठीक है ना, समझ आ गया क्या कह रहा हूं मैं। आगे देखो। ठीक है, और ये केवल क्या सरकार तक सीमित नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया, हम सोचते हुए राजनीति का मतलब नहीं गवर्नमेंट, नहीं, इसमें हर एक नागरिक भी शामिल है। इसमें जो संस्थाएं हैं वो सब शामिल हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं देश में कंट्रीब्यूट कर रही है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बल्कि समाज के विभिन्न घटकों जैसे कि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, हमारे जो एनजीओ होते हैं, ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाएंगे, सामाजिक संगठन हो जाएंगे, और आम नागरिक हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, राजनीति होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो इसमें सब आ जाता है। ठीक है ना, जो कि देश में योगदान दे रहा है अपना, वो सब राजनीति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, सारी संस्थाएं जो कि मेनली संसाधनों का किस प्रकार से वितरण करना, निर्णय जो लिए जा रहे हैं, ठीक है, सरकार कैसे बन रही है, जो सत्ता पावर में है, ठीक है, जो भी दल पावर में है, तो वो भी राजनीति का पार्ट है। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, आगे देखिए। और राजनीति का उद्देश्य क्या है, समाज में एक व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है ना, कि समाज के अव्यवस्था ना फैल जाए समाज के अंदर, उसमें एक व्यवस्था स्थापित करना मेरी राजनीति का उद्देश्य ये होता है। ठीक है ना, विभिन्न विचार, सिद्धांत और हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि समाज में क्या होता है, अलग अलग विचार के लोग भी रहते हैं, ठीक है, अलग अलग सिद्धांत भी होते हैं, सबके अलग अलग हित भी होते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, उनके अलग अलग हित होते हैं, तो इन सभी के बीच में एक संतुलन बनाए रखना मेनली राजनीति का उद्देश्य होता है। इसमें सरकार का भी काम हो जाता है, एक आम नागरिक जो समाज में रह रहा है वो भी इसमें ही इंक्लूड होता है। ठीक है, समझ आ गया राजनीति क्या होती है। ठीक है, आगे देखिए। राजनीति के तत्व और उद्देश्य। ठीक है, यानी कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं राजनीति के, और इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है राजनीति का। ठीक है, तो देखिए, तो राजनीति में क्या कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल है, जैसे कि सत्ता, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नीतियां और सामाजिक न्याय। समझ आया। तो राजनीति का मतलब केवल सरकार से नहीं है, राजनीति में मतलब सत्ता भी आ जाती है, ठीक है, सरकार तो आएगी आएगी, लेकिन जो निर्णय कौन ले रहा है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, ठीक है, जो नीतियां, जो पॉलिसीज बन रही है वो भी इसमें आ जाएंगी, और जो न्याय है, सामाजिक न्याय, ठीक है, जस्टिस, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। और सत्ता का अर्थ क्या होता है मेनली, ठीक है, हम बारी बारी सबकी बात करेंगे। तो सत्ता का मतलब क्या होता है, सत्ता का अर्थ केवल एक पद या अधिकार से नहीं है। ठीक है, हम सोचते हैं भाई सत्ता यानी प्रधानमंत्री का पद मिल गया या मुख्यमंत्री का पद मिल गया तो ये सत्ता हो गई, नहीं। ठीक है ना, सत्ता का मतलब केवल एक पद या एक अधिकार से नहीं है, बल्कि एक क्या साधन है जिससे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके हितों को, उनके हितों के बीच में संतुलन बनाना होता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक व्यक्ति सोचता है कि सर मैं पद पर आ गया, ठीक है, मान लो मुख्यमंत्री के पद पर आ गया, अब वो अपना पावर का गलत यूज करेगा, ऐसा नहीं है। जो ये पद उसको मिला है ना, ये सत्ता जिसको हम कह रहे हैं, उसको पावर जो मिली है, उसका मेन काम इससे क्या होता है, ये क्या साधन होता है भाई सत्ता, जिससे क्या है समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच में क्या बनाना, संतुलन बनाना। ठीक है, उनके हितों को पूरा भी करना और एक संतुलन भी बनाना। समझ आ गया। आगे देखिए। और निर्णय लेने की हम बात करें तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, नीतियां बनाना आ जाता है। अब नीतियां बना ली, उनको लागू करना भी तो होता है, उसको ढंग से इंप्लीमेंट भी तो कराना होता है। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है इसमें नीतियां बनाना,
उसका कार्यान्वयन करना, ठीक है ना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको लागू में लाना, और समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना भी शामिल होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या बताया, जो निर्णय लिया जाता है उसमें नीतियाँ बनानी भी होती है, उसको लागू भी कराना होता है, और समाज के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखना होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या बनानी होती है, नीतियाँ बनानी होती है, उसको लागू करनी होती है, ठीक है। ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे कोई लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ऐसा में राजनीति नहीं कहती है, ठीक है। राजनीति में यही कहती है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो, उसमें किस प्रकार से नीतियाँ बनाई जानी चाहिए और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, जिससे सभी जो लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, और इसके माध्यम से क्या होता है, समाज में शांति, स्थिरता और प्रगति को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट है वो ऐसी नीतियां बना देती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अस्थिरता फैल जाती है, अशांति फैल जाती है, ठीक है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, पीछे जैसी नीतियां बना दी थी, फिर उसको क्या वापस लेना पड़ा था, ठीक है ना। तो ऐसी नीतियां बनानी होती है जो सभी जो सदस्य हैं, ठीक है, एक देश के, एक समाज के, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हों, ठीक है ना। लेकिन अब क्या इसके, और जो ये निर्णय लेने की प्रक्रिया है इसके माध्यम से क्या होता है, शांति, स्थिरता और प्रगति को सुनिश्चित किया जाता है, और ऐसी नीति बना देते हैं तो जिससे क्या होता है कि समाज में अस्थिरता फैले तो परेशानी खड़ी करते हैं, ठीक है। जो निर्णय लिया जाता है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लेना चाहिए, और जिससे कि शांति, स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित हो सके, ठीक है ना। तो जो निर्णय लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही लिया जाता है, ऐसा राजनीति कहती है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ये सब राजनीति है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं राजनीति के विभिन्न स्वरूप, ठीक है ना। जो राजनीति उसके अलग अलग स्वरूप भी होते हैं। तो राजनीति के कई रूप होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र, ठीक है, तानाशाही और साम्यवाद आदि, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो राजनीति मतलब एक तरह से सत्ता तो है, ठीक है, अब वो नीतियाँ लागू भी करना है, ठीक है। राजनीति दो वर्ड से मिलकर बनती है, पता है आपको, ठीक है, राज प्लस नीति, ठीक है ना। तो राज किस प्रकार किया जा रहा है और नीति किस प्रकार से बनाई जा रही है, तो इसको एक तरह से राजनीति हम कहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो राजनीति में हमारे जितने सारे कई रूप होते हैं, जैसे लोकतंत्र आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगा, समाजवाद आ जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा। तो प्रत्येक प्रणाली में क्या होता है, सत्ता का उपयोग और उद्देश्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं आपको राजनीति का मतलब बता दिया, मेनली संतुलन बनाना होता है समाज के बीच में, ठीक है, उनकी आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। इसमें हर व्यक्ति आता है, आम नागरिक भी इसमें शामिल है कि वो समाज में किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से भागीदार वो बनता है, तो ये भी एक तरह से राजनीति है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग रूप है। अब जैसी गवर्नमेंट मतलब जैसी प्रणाली एक देश में है तो वहाँ पर उसके उपयोग, ठीक है ना, और उसके उद्देश्य भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। भारत में क्या लोकतंत्र है, तो यहाँ पर सबके लिए एक अलग क्या चलेगा, यहाँ पर ऐसी प्रणाली बना रखी है भारत में जिसमें सबके हित की बात करनी पड़ती है, सबको लेकर साथ चलना पड़ता है, ठीक है। तो एक ऐसी है। बाकी तानाशाही की मैं बात करूँ, वहाँ पर एक व्यक्ति का राज होता है, ठीक है, आपको पता है। तो वहाँ पर एक अलग व्यवस्था बनाई जाती है, तो वहाँ पर सबके लोगों के हित की बात नहीं करी जाती है, गवर्नमेंट अपने फायदे की बात करती है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि प्रत्येक प्रणाली में क्या होता है, सत्ता का उपयोग और उसके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, ठीक है, उदाहरण के लिए लोकतंत्र में क्या है, जनता की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने यही बोला कि यहाँ पर जनता की प्राथमिकता को पहले मतलब कि कह सकते हैं प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जनता फर्स्ट है लोकतंत्र में, ठीक है। अब कोई की पता आपको कि लोकतंत्र है, ठीक है, सरकार चले जाएगी अगर वो जनता को प्राथमिकता नहीं देगी, ठीक है ना। तो लोकतंत्र जैसे भारत में अपना रखा है तो वहाँ पर जनता की सुनी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब भी होता है लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया तंत्र, ठीक है ना, समझ आ गया। तो लोकतंत्र में जनता की प्राथमिकता होती है। लेकिन मैं अब दूसरी बात कर लूँ, जैसे मान लो कि एक देश लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, वहाँ पर गवर्नमेंट अपना फायदा देखती है, वो जनता के हित की बात नहीं करती है, और जनता अगर आवाज़ भी उठाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है, समझ आ गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने पद से तो हटने वाला नहीं हूँ, तो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग वो करता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर वो बैठेगा, ठीक है। आगे देखो, जबकि तानाशाही में क्या होता है, एक नेता या छोटे समूह के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित होती है, ठीक है। तो सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, जैसी प्रणाली है। तो तानाशाही में क्या होता है, एक नेता होता है, या तो कोई एक प्रमुख पार्टी होगी और कई सालों से वही क्या राज कर रही होती है, उसी के पास सारी पावर होती है, समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, और साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद की एक विचारधारा है, क्या है साम्यवाद, क्या है, एक
विचार है कह सकते हो, जिसको क्या है जो देश फॉलो करते हैं, ठीक है ना। साम्यवाद का मतलब ये होता है जो लोग इसको फॉलो करते हैं, उसमें क्या जो देश इसको फॉलो करता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, इसमें समाज की बात करी जाती है, यानी कि समाज के सभी लोगों के हित की बात करी जाती है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात इसमें करी जाती है, ठीक है। किसी समाज के किसी भी वर्ग को हाशिए पर किनारे पर नहीं छोड़ा जाता है, सबके विकास की बात करी जाती है, ठीक है, सबके कल्याण की बात करी जाती है। और इसमें मेनली क्या होता है जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, प्राइवेट जो निजी कंपनियां होती है, उनका हस्तक्षेप कम रहता है जिस देश में साम्यवाद अपनाया जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि सब कुछ राज्य के हाथ में होता है और वो जनता के हित की बात भी करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो साम्यवाद में क्या होता है, समाज के सभी लोगों को समान अधिकार देने पर बल दिया जाता है, ठीक है, सब लोग क्या है समान है, ऐसा समाजवाद में होता है या साम्यवाद आप कह लो, ठीक है। साम्यवाद और समाजवाद में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट लगभग थोड़े दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। आगे देखो, राजनीति और सामाजिक संतुलन, ठीक है ना। राजनीति क्या है, जुड़ी हुई है किससे, समाज से, ठीक है ना। तो राजनीति जो सत्ता है उसका मेन काम क्या है, समाज में संतुलन बना के रखना, विभिन्न वर्गों के हितों की पूर्ति करना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या होता है, राजनीति और सामाजिक संतुलन। तो आपको राजनीति डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जब राजनीति आपसे पूछी है तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, इसके एलिमेंट, राजनीति में क्या क्या पार्ट, कौन कौन लोग शामिल हो जाते हैं, क्या राजनीति का मतलब सरकार से या नहीं, तो हर चीज़ आपको बतानी है, ठीक है ना। तो राजनीति और सामाजिक संतुलन, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता ही दी है, तो राजनीति के समाज में जितने भी सामाजिक वर्ग हैं उनके बीच में संतुलन बनाए रखने का एक माध्यम, एक साधन है, ठीक है। तो राजनीति क्या है, सामाजिक संतुलन बनाए रखने का एक साधन है, और ये सुनिश्चित करती है कि सभी वर्ग और जो समूह के जो अधिकार हैं और जो हित है उसकी रक्षा हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे कि एक तानाशाही देश है, ठीक है, वहाँ पर लोगों के अधिकार को दबाया जाता है, ठीक है, जो मानव अधिकार होते हैं वहाँ पर उनको दबाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है, ठीक है, जो लोकतंत्र है वहाँ पर के जनता को प्राथमिकता दी जाती है, तो वहाँ पर राजनीति के उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं जहाँ पर जैसी प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये सुनिश्चित करना होता है मेरी राजनीति की जो है समाज में संतुलन बनाए रखे, जितने अलग अलग वर्ग हैं समाज के अंदर उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हित हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करें, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजनीति के माध्यम से क्या होता है, समाज में कानून व्यवस्था स्थापित होती है, ठीक है। आपको पता है अलग अलग लॉ बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। देखो राजनीति में गवर्नमेंट तो आ ही रही है, जितने बाकी संस्थाएं हैं वो भी आएंगे जो कहीं ना कहीं समाज में कुछ ना कुछ योगदान दे रही हैं, ठीक है। तो समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम भी क्या राजनीति के माध्यम से किया जाता है, और विभिन्न विचारधाराओं और धार्मिक सामाजिक समूह जो है उनके बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाने भी इन मेनली राजनीति में ही आता है, ठीक है। जो अलग अलग विचारधारा के लोग समूह हैं, ठीक है, धार्मिक सामाजिक समूह है, मैं समझ रहे हो, जो अलग अलग जिनका धर्म है और जो अलग अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना जो कि भारत में बनाए रखा है अच्छे से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ये राजनीति के माध्यम से ही होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लिखना होता है, पहले ऊपर भूमिका से लिखनी होती है, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना होता है क्वेश्चन का, उसके बाद जो पूछा गया आपसे वो, और मेनली लास्ट में निष्कर्ष लिख देना होता है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में निष्कर्ष मैं जरूर बताऊंगा, तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जो हमने पूरा ऊपर लिखा है मैंने आपको बताया है उसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको लिख देना है, ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए, तो इस प्रकार क्या है, राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में एक सकारात्मक और समन्वित वातावरण का निर्माण करना है, ठीक है। तो निष्कर्ष में ये लिखेंगे भाई राजनीति का मेन पर्पस क्या है, जो समाज उसमें एक सकारात्मक और एक समन्वित, ठीक है, नहीं कोऑर्डिनेटिव वातावरण बनाना है, ठीक है, एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें सब एक अच्छे से रह रहे हैं, घुल मिल कर रह रहे हैं बिना किसी संघर्ष के, और एक सकारात्मक तौर पर रह रहे हैं, ठीक है ना, एक नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा राजनीति का उद्देश्य है। और ये क्या समाज में शक्ति और अधिकारों के समान वितरण का साधन है, ठीक है। जो राजनीति है ये मेनली क्या है, शक्ति का और अधिकारों का समान वितरण का एक मेनली टूल कह लो, साधन कह लो, ठीक है, जिससे सभी नागरिकों के लिए क्या अधिकार सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। और समाज में एकता और अखंडता बनी रहती है, ठीक है ना, समाज में एकता बनी रहती है और अखंडता बनी रहती है, जिसमें देश होता है वो मतलब जो देश क्या जो समाज है वो खंडित नहीं होता है, ठीक है, एक रहते हैं, एकता बनी रहती है, समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो निष्कर्ष में आप ये बताओगे, और राजनीति के समाज और राजनीति जो है समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। जो राजनीति होती है मैं आपको बता दें इसमें क्या क्या होता है, तो राजनीति में लिए करती है सामाजिक विकास के लिए, समाज के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और समाज में क्या परिवर्तन और सुधार लाने का एक प्रभावी माध्यम भी ये है, ठीक है ना। वही जो समाज है उसमें परिवर्तन भी लाना है टाइम टाइम और सुधार भी करने हैं, तो वो राजनीति के माध्यम से आते हैं, ठीक है। राजनीति में
गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मैंने आपको बता दी है। बाकी इसमें क्या आम नागरिक भी शामिल हो जाता है, सारे एनजीओज, ठीक है, जो संस्था मेनली जो जहाँ पर वो पॉलिसीज बना रहे हैं, किसके लिए, लोगों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एक छोटे स्तर पर कोई भी क्या बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है लोगों के लिए, ठीक है, समाज में योगदान दे रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाए, वहाँ राजनीति हमारी हो जाती है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, हर बार आया है ये, कि जो स्वतंत्रता है इसके विचारों के संदर्भ में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको पता है स्वतंत्रता क्या होती है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो स्वतंत्रता का जो विचार है ना, इसकी आलोचना किस प्रकार करता है जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भाई स्वतंत्रता के विचार को मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समझाइए, कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका रचनात्मक वर्णन कीजिए, समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, बस इतना ध्यान रखना है, जो मार्क्सवादी होते हैं वो स्वतंत्रता के विचार को क्या है, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। और आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मतलब क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आप कुछ भी कर लो, दूसरा जो व्यक्ति है आपको क्या करेगा, क्रिटिसाइज ही करेगा, मतलब कि आपकी कमी निकालेगा, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो एक तरह से आलोचना होती है, ठीक है ना। तो ऐसे जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस प्रकार से स्वतंत्रता के विचार की आलोचना करता है, ठीक है, आपको यही आपको बताना है, ठीक है, समझ आ गया। देखो, तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ना, इसके समर्थक कौन है, कार्ल मार्क्स है, क्या है, कौन है, हाँ, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, ध्यान रखना, तभी क्या इनको मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसको हम कहा जाता है, ध्यान रखना। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या, स्वतंत्रता का मतलब केवल व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र जो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ठीक है ना, ये क्या कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब केवल व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है। हम क्या सोचते हैं, भाई हमको फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई, हम आज़ाद हैं, ठीक है ना। तो ये इसका पहला यही उद्देश्य होता है, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है पहला मुद्दा यही उठाता है कि जो स्वतंत्रता है उसका मतलब व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है, एक व्यक्ति को आज़ाद छोड़ दे इसका मतलब स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। बल्कि स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, ये सामूहिक मुक्ति और समाज की संपूर्ण प्रगति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो स्वतंत्रता है ये पूरे सामूहिक मुक्ति, यानी कि एक व्यक्ति की नहीं, सब पूरे समूह की मुक्ति और समाज की संपूर्ण प्रगति, यानी कि एक व्यक्ति की प्रगति नहीं, पूरे समाज की प्रगति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि देखो होता क्या है ना, स्वतंत्र हम कह देते हैं, ठीक है, छोड़ दिया कि हर व्यक्ति आज़ाद है, फिर उसका फायदा क्या, मान लो कि सब आजाद है, ठीक है। मेनली यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज करा एक पूंजीवादी, एक ऐसा देश जहाँ पर पूंजीवादी समाज है, ठीक है, और वहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ना के बराबर है, ठीक, क्योंकि होता क्या है, सारी कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती है अपने फायदे के लिए जो लोगों को हायर करते हैं और अपने फायदे के लिए उनसे काम कराती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक व्यक्ति को तो लाभ मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए स्वतंत्रता का नाम मात्र की रह जाती है। तो यहाँ पर यही बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सामूहिक मुक्ति और एक समाज की संपूर्ण प्रगति से जुड़ा हुआ है यहाँ पर स्वतंत्रता का, ठीक है ना, एक व्यक्तिगत आज़ादी की बात नहीं है, पूरे समूह को, पूरे समाज को फायदा मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, तो 3 लाइन बोली है। उसके बाद देखो, मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है क्या है कि जो पूंजीवादी समाज में केवल, पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता केवल दिखावा है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है वो एक दिखावा है, ठीक है, जहाँ व्यक्ति को क्या उसकी वास्तविक मानवता और सामाजिक संबंधों से दूर कर दिया जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है कि जो पूंजीवादी समाज होता है वहाँ पर एक दिखावा है ये, ठीक है, फ्रीडम जो है, और जहाँ व्यक्ति को क्या उसकी वास्तविक मानवता जो होती है, ठीक है, जो उसकी रियल ह्यूमैनिटी होती है, ठीक है ना, उसको क्या है दूर कर जाता है, ठीक है। और जो सामाजिक संबंध होते हैं, ठीक है, मतलब एक समाज में जो लोग आपस में एक संबंध बना के रहते हैं उसको दूर कर दिया जाता है स्वतंत्रता से, ठीक है ना, समझ आ रहा है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं मार्क्सवादी विचारधारा, अभी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। और देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि जो पूंजीवादी स्वतंत्रता का सीमित अर्थ है, ठीक है ना, एक पूंजीवादी समाज है वहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब क्या है, सीमित है बहुत, ठीक है ना। कब सीमित अर्थ है, दिखावा एक तरह से, इससे कुछ फायदा किसी को नहीं हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को फायदा इससे हो रहा है, स्वतंत्रता एक नाम मात्र की है, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, एक सामूहिक मुक्ति और एक पूरे समाज की विकास होना, ठीक है, प्रगति होना। तो अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित होता है। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, ठीक है ना, कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत लाभ तक सीमित होता है। ऐसा कौन कहते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। जो भी इसको फॉलो करते हैं वो बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता है उसका मेनली मतलब क्या है, व्यक्तिगत लाभ, ठीक है ना, पूरे सामाजिक लाभ नहीं। मैंने आपको बता दिया एक कंपनी या पूंजीवादी समाज में होता है क्या, निजी, सब कुछ निजी हाथों में होता है, वहाँ पर क्या है एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही क्या होता है पूरे समाज पर नियंत्रण रख रहा होता है। तो देखो नियंत्रण रख रहा है ना, कैसे भी करके रख रहा है वो, एक तरह से क्या होता है एक साइकिल में बन जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है,
वहाँ पर एक तरह से नियंत्रण में, तो वहाँ पर वो आज़ाद कहाँ है फिर, ठीक है ना। तो उनको लग रहा है वो आज़ाद है, बट वो है नहीं, ठीक है ना, एक दिखावा है, क्योंकि इससे क्या एक व्यक्तिगत लाभ हो रहा है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही लाभ हो रहा है। समझ आ गया। तो यहाँ तक ये बोला गया था, और उसके बाद यहाँ क्या व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने की आज़ादी तो मिलती है, लेकिन ये स्वतंत्रता उसे आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्त नहीं कर पाती है, ठीक है ना। हाँ यार, आप बोलोगे मैं तो आज़ाद हूँ, मान लो कि आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, जॉब करते हो, 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, तो उसके 9 to 5 तो आप बंद गए ना, ठीक है ना। आपका शोषण ही तो हो रहा है एक तरह से, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक शोषण ही तो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को तो फायदा मिल रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपका क्या हो रहा है, यही बोला है कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति पूरा करने का आज़ादी तो है। वो मान लो कि आप 9 to 5 की जॉब है, उसके बाद आप जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप आज़ाद हो, बट ये कहने की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बोला है कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार क्या है आज़ादी तो मिलती है, वो पूरी कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता, जो ये स्वतंत्रता है ना, उसे आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्त नहीं कर पाती। जो सामाजिक शोषण उसका होता है और आर्थिक शोषण जो होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, जो उसका मान लो कि वो हकदार है 1 लाख रुपए के लिए, ठीक है, उसको दिया जा रहा है कम, ठीक है, या तो मान लो उससे एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका मेनली होता है, ये आर्थिक शोषण होता है, ठीक है, जो कि आजकल के पूंजीवादी समाज में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, ठीक है ना। और मेनली जो ये मार्क्सवादी हैं, ये पूंजीवाद के विरोधी भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो समाजवादी विचारधारा है, कौन सी, समाजवादी विचारधारा, ठीक है ना। ये बोला जाता है जो समाजवादी देश है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मेनली क्या फोकस करा जाता है, समाज की बात करी जाती है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि समाज को लेकर चलना, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखिए। और पूंजीवादी स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो समाज होता है पूंजीवादी, मान लो एक पूंजीवादी देश है, वहाँ पर सब अपने फायदे की बात करेंगे, ठीक है, सब कुछ निजी हाथों में, सरकार का मेनली काम रोल आ जाता है कानून बनाना, उसको लागू करवाना, बस, ठीक है ना। वहाँ पर समाज के कल्याण की बात बंद हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पूंजीवादी स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, केवल उसमें व्यक्तिगत फायदे की बात होती है, व्यक्ति अपने फायदे के लिए कार्य करता है, पूरे समाज के लिए काम नहीं करता है, जिससे क्या होती है, समाज में असमानता बनी रहती है। समझ आ गया। क्योंकि एक व्यक्ति, देखो अब क्या मैं बताऊं आपको, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है ना, वो कुछ अपना करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोलेगा यार मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है उसके पास, क्योंकि वो एक साइकिल में बन गया है जॉब की, ठीक है ना। अगर वो स्वतंत्र होता तो वो कर पाता ना। तो मेनली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कमी है ना, तभी तो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इसी को क्रिटिसाइज करा जाता है, ठीक है, कि उसमें व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए कार्य कर सकता है, जिससे क्या होता है, समाज में असमानता बनी रहती है। अब बोलोगे भाई सबको दिया कुछ, जिसके अंदर पावर है, मान लो कि क्योंकि सब स्वतंत्र है पूंजीवादी समाज में, जो कर सकता है, कंपटीशन है, जो कर सकता है वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन अब जो पहले से उसकी हालत गंभीर है समाज में, वो बिल्कुल निचले स्तर पर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ वो बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर इसको, जो ये नीचे खड़ा है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, ठीक है ना। ये सबके बराबर तो हों, सब पहले से असमान है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ना के बराबर है, ठीक है। पहले से एक समाज में इनइक्वालिटी है, तो वहाँ पर अगर हम ला देते हैं क्या, आप हमें बोल देंगे सब स्वतंत्र हैं, तो वहाँ पर क्या रह जाएगा, ठीक है। जो पहले से ऊंचे स्तर पर हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली, तो वो जो नीचे स्तर पर है ना, जिसकी आर्थिक स्थिति बेकार है, तो वो क्या होगा, इसका शोषण किया जाएगा, ठीक है। इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो इस व्यक्ति के पास जाएगा, ठीक है, जाएगा। अब क्या होगा, वो जो ये व्यक्ति है इसका शोषण करेगा, तो ये स्वतंत्र कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो यही मेनली यहाँ पर ये मार्क्सवादी जो कहते हैं, यही कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तभी इसको क्रिटिसाइज करा जाता है, हमको बता दी, जिससे समाज में असमानता बनी रहती है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, साम्यवादी स्वतंत्रता का मतलब, यहाँ पर जो मार्क्सवादी हैं, यहाँ पर एक पूंजीवादी समाज तो इन्होंने बता दिया, बट यहाँ पर अब यही बताते हैं कि जो साम्यवादी है उसकी स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए, तो जो मार्क्स और एंगेल्स है, ठीक है ना, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना, इसमें क्या कहा है, एक साम्यवादी समाज की कल्पना की है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि जो मार्क्स और एंगल्स है, जो इनके बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें उन्होंने क्या बताया है, साम्यवादी समाज की कल्पना करी है, जहाँ पर क्या सभी के लिए समान अधिकार और अवसर होंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि ऐसा समाज जहाँ पर क्या है, सभी के पास समान अधिकार है, जो वो चाहता है वो कर सकता है, सो कोई बैरियर नहीं है उसके पास, चाहे ना वो कोई पैसे का बैरियर है, ना कोई कोई और दूसरा उसके पास अवसर नहीं है, ऐसा कोई बैरियर उसके पास नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक साम्यवादी समाज की कल्पना करी, जहाँ पर क्या सभी के लिए समान अधिकार हैं और समान अवसर हैं, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में करा, ठीक है ना, समझ आ गया। और इस समाज में क्या उत्पादन के साधनों पर किसका, समाज का सामूहिक स्वामित्व होगा, ठीक है ना।
जो समाज है, जो उत्पादन हो रहा है, वो पर्टिकुलर किसी भी चीज का हो सकता है, उसके जो साधन है उस पर क्या होगा, सामूहिक स्वामित्व होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति का। और यहाँ पर सामूहिक स्वामित्व से मतलब एक गवर्नमेंट का उस पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। और जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए लोगों की भलाई के लिए उस पर क्या, जो उससे जितना ही प्रॉफिट होना है वो करेगा। ठीक है, मेन जो उसमें क्या जो होता है ना, प्रॉफिट भी कम से कम रखा जाता है, जो भी सरकार के अंडर में होता है, ताकि जो लोग हैं उसको अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए, ताकि सामाजिक जो रूप से क्या है, असमानता ना फैले। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस समाज में जो उत्पादन होगा उस साधनों पर क्या एक व्यक्ति का नियंत्रण ना होकर सामूहिक स्वामित्व होगा, वो पूरे समाज का स्वामित्व होगा। ठीक है, समझ आ गया। और सभी लोग क्या है, एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ठीक है ना। जब सामूहिक नियंत्रण होगा तो कि उसको व्यक्तिगत फायदा तो मिलना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक व्यक्ति को फायदा मिलता तो अपना देखता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरे पूरे समाज को फायदा मिलेगा, तो सब क्या मन लगा के काम करेंगे। ठीक है, उसका उत्पादन में, जिससे क्या होगा, सभी को फायदा होगा ना, क्योंकि पता है, क्योंकि सबको करना है तो इससे सबका फायदा तो होना ही है। तो ध्यान रखना है, साम्यवाद समाज की कल्पना करी किसमें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ठीक है, आगे देखिए। और इस प्रकार साम्यवादी स्वतंत्रता का मतलब केवल व्यक्तिगत आजादी नहीं है, ठीक है, जो कि पूंजीवादी समाज में था, बल्कि यहाँ पर क्या सभी लोगों के लिए क्या समान प्रगति और सामूहिक कल्याण से जुड़ी होती है। ठीक है, समझ आ गया कि सभी लोगों की प्रगति और सामूहिक कल्याण की बात इसमें करी जाती है, जुड़ी होती है। समझ आ गया। ठीक है, अगला है हमारा एलिएशन। ठीक है, एलियनेशन यानी परायापन का सिद्धांत। ठीक है ना, कि एलियनेशन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, अभी इसमें आपको बताना होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अलग से ही पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो मार्क्स का जो एलियनेशन या आप कह सकते हैं हम परायापन का जो सिद्धांत है क्या बताता है, ठीक है ना, इसमें बताता है जो पूंजीवादी समाज है ना, कि जो पूंजीवादी समाज में व्यक्ति अपने काम, समाज और स्वयं से अलग थलग हो जाता है। वो अपने फायदे के लिए इतना पागल हो जाता है, कह सकते हैं हम, ठीक है, कि वो अपने काम, समाज, ठीक है ना, और स्वयं से अलग थलग हो जाता है, उसको अपना फायदा दिखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बने परायापन। ठीक है ना, सबसे पराया वो हो जाता है, इसको क्या परायापन का सिद्धांत हम कह सकते हैं, या तो एलियनेशन का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत है ये, मार्क्स का सिद्धांत है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, इसमें बोले जो काम है, समाज है और जो स्वयं है, उससे वो अलग थलग हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। और ये जो परायापन है उसे क्या, उसकी वास्तविक मानवता से वंचित कर देता है। जो उसकी एक मानवता है, एक उसकी अच्छी साइड जो है, उससे क्या उसको दूर कर देता है, वंचित कर देता है। मतलब अपने प्रॉफिट के लिए इतना उसको वो अंधा हो जाता है। ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए, मतलब उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है ना। और जो उसकी एक मानवता वाली साइड है उससे वो वंचित कर देता है। ठीक है ना, समझ आ गया। और क्या है, उसे केवल एक वस्तु के रूप में सीमित कर देता है। ठीक है ना, हाँ भाई, एक वस्तु है उसको रूप में उसको सीमित कर देता है, मेनली उसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर यह करता है, वो काम करता रहता है, उससे ना समाज से मतलब है ना खुद से मतलब है, बस उसको अपने एक व्यक्तिगत फायदा ही दिखता है। समझ आ गया। आगे देखिए। और जो साम्यवादी समाज है उसमें क्या व्यक्ति इस प्रायपन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, जो साम्यवादी समाज है वहां पर क्या होता है कि प्रायपन से जो व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है और समाज के साथ मिलकर के सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। ठीक है ना, आप खुद सोचो, इमेजिन करो, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब बराबर हैं। ठीक है ना, आपने समाज में देखा होगा, हमारे की मैं बात करूँ तो भारत तो पूंजीवाद देश नहीं है, यहाँ पर हमेशा चढ़ते सस्ता है। ठीक है ना, लेकिन हम भी यहाँ पर भी पूंजीवाद की कुछ ना कुछ क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने आसपास भी देखते होंगे, किसी के पास तो कुछ ज़्यादा ही पैसा है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पर इनक्वालिटी है। ठीक है ना, यहाँ पर एक हमेशा एक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब हम कहें एक ऐसा समाज जहाँ पर सब बराबर हैं, सबके पास इक्वल पैसा है, सबके पास के एक ही उनके अधिकार है, समान अवसर हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर एक ऐसा एक जहाँ पर असली स्वतंत्रता का अनुभव होगा, आप किसी से दबे हुए महसूस नहीं करोगे। आज क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो गरीब को या उसका शोषण करता है, उसको दबाता है, तो वो गरीब स्वतंत्र कहाँ हुआ, यहाँ पर यही तो मेनली बात वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो जिसकी जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको दबाया जाता है पूंजीवादी समाज में, तो वहाँ उस तंत्र कैसे हुआ। लेकिन एक साम्यवादी समाज में क्या होता है, समान एक पूरे समाज की प्रगति की बात करी जाती है, जहाँ पर सबको समान अधिकार और सबकी प्रगति की बात करी जाती है, और जहाँ पर क्या एक असली सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे। एंगल्स का स्वतंत्रता का विचार क्या है। ठीक है ना, कि जो एंगल्स है इसका विचार क्या है, मेनली पर्टिकुलर स्वतंत्रता को लेकर। तो जो फ्रेडरिक एंगल्स है, ठीक है, इसके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर जो इन्होंने बोला कि जो स्वतंत्रता का मतलब, फ्रीडम का मतलब केवल इच्छाओं या जो डिजायर्स है हमारे उसकी पूर्ति से नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है, परिस्थितियों को समझना, ठीक है ना, जितनी जैसी भी सिचुएशन है उसको समझना और नियंत्रित करने की
क्षमता है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मेनली मतलब क्या है, परिस्थितियों को समझना है और उसको नियंत्रित करना है। ठीक है ना, समझ आ गया भाई? इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि कैसी परिस्थिति है उसको समझना है और उसको नियंत्रित करना है। ठीक है, मेनली क्या स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। ठीक है, और स्वतंत्रता तब मिलती है जब क्या व्यक्ति अपने जीवन के हालातों पर नियंत्रण पा सके और अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो। ठीक है ना? नहीं समझे आप? जो यहाँ पर इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। हम मान लो कि हमारी स्थिति सबसे बेकार है, लेकिन हम क्या है, अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को, जो हालात है उसको बदलने में क्या है, सक्षम है, तो हम बोलेंगे स्वतंत्रता है। ठीक है ना? तो जो एंगल्स हैं, फ्रेडरिक एंगल्स, इनका विचार यही है कि एक जो व्यक्ति है अपने जो परिस्थितियाँ उस पर नियंत्रण पा सकता है और उस परिस्थिति से निकल सकता है अपने हाथ पर नियंत्रण पाकर, तो वो सक्षम है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो स्वतंत्र है। समझ आ गया? यहाँ पर ये बोला गया है। आगे देखिए, सहयोग और सामूहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना? सहयोग और सामूहिक स्वतंत्रता का मतलब ये कब कह सकते हो कि जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो, एक सामूहिक स्वतंत्रता फैलेगी। ठीक है ना? समझ आ गया? देखिए, तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या, असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करें। ठीक है ना? असली स्वतंत्रता, असली फ्रीडम तब मिलती है जब लोग के हैं समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करे, सभी के बेनिफिट के लिए काम करे, तो वहां बोलेंगे स्वतंत्रता है। ठीक है ना? समझ आ गया? आगे देखिए, और साम्यवादी समाज में व्यक्ति के समाज के हर सदस्य के साथ सहयोग करता है। ठीक है ना? जहाँ पर क्या साम्यवादी समाज होता है वहाँ पर क्या है, व्यक्ति के हर सदस्य के साथ, ठीक है ना, समाज के हर सदस्य के साथ काम करता है, जिससे सभी को समान अधिकार मिलते हैं, समान अवसर मिलते हैं और सभी को क्या समान संसाधन भी मिलते हैं और सबका क्या विकास भी होता है। किसी एक का विकास नहीं होता, सबका होता है जब जहाँ पर सब कुछ बराबर है। ठीक है ना? ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब निष्कर्ष की हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो निष्कर्ष आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। ठीक है ना? कि भाई व्यक्तिगत मैं तो आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। व्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब क्या है मार्क्सवादी के अनुसार, समाज की स्वतंत्रता। ठीक है ना? बल्कि ये क्या, समाज के सभी लोगों के लिए सामूहिक मुक्ति और बराबरी का रास्ता है। ठीक है ना? स्वतंत्रता क्या है, समाज के जो लोग हैं उनकी सामूहिक स्वतंत्रता, उनकी सामूहिक मुक्ति और बराबरी का ये रास्ता है। ठीक है ना? कि एक व्यक्तिगत आज़ादी है मतलब। ठीक है? और ये विचारधारा एक ऐसे समाज की जरूरत को बताते हैं जहाँ सभी लोग मिलकर काम करें। ठीक है ना? और एक दूसरे के भलाई के लिए कार्य करें, जिससे असली स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, ना कि वो जो कि हम बचपन से सोचते आ रहे हैं। ठीक है ना? समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। ठीक है? स्वतंत्रता और नियंत्रण। ठीक है? नियंत्रण का मतलब क्या होता है, सेंसरशिप। ठीक है ना? तो नियंत्रण जो है आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज भी है, लेकिन कई बार क्या है उसको एक नेगेटिव भी मान लिया जाता है, जो सेंसरशिप है। तो आपको जब भी बताना है जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो नियंत्रण है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या जो नियंत्रण है वो स्वतंत्रता को दबाती है, स्वतंत्रता को खत्म करती है या नहीं? ठीक है ना? सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, तो मेनली इसी की हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। समझ आ गया होगा वैसे क्वेश्चन का मतलब। ठीक है ना? क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वरना उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। ठीक है? तो देखो, स्वतंत्रता और जो नियंत्रण है ना, जो सेंसरशिप जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है ना? यानी कि स्वतंत्रता तभी रह पाएगी जब नियंत्रण होगा। ठीक है ना? और नियंत्रण नहीं रहेगा तो भाई स्वतंत्रता नहीं बचेगी। ठीक है? और स्वतंत्रता है ना, तभी तो नियंत्रण का शब्द है। समझ आ रहा है ना? तो स्वतंत्रता और जो नियंत्रण है कि एक समाज में क्या है, परस्पर विरोधी है, लेकिन एक दूसरे के पूरक अवधारणाएं हैं। विरोधी जरूर है भाई, ये मेरे पे क्या है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन ये विरोधी तो है, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है ना? दोनों एक दूसरे की जरूरत है। समझ आ रहा है? तो इसको हम पूरक बोलते हैं। ठीक है? जब हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी और डिपेंडेंट भी एक दूसरे पर। ठीक है? समझ आ गया? तो देखिए आगे, और स्वतंत्रता या किसी भी लोकतांत्रिक समाज का आधार है। ठीक है ना? आपको पता है भाई लोकतांत्रिक समाज है, वहां पर क्या स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज का आधार है, वहां पर स्वतंत्रता दी ही जाती है। ठीक है ना? अगर कोई तानाशाही या और कोई देश है, वहां पर क्या है, स्वतंत्रता को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वहाँ पर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है जिसमें सरकार या पर्टिकुलर इतनी शक्ति लगा दी जाती है, ऐसी पॉलिसीज बना दी जाती है जिससे क्या होता है, कोई व्यक्ति इसमें आवाज़ नहीं उठा सकता है अपने। ठीक है ना? तो बाकी यहाँ पर लोकतांत्रिक समाज की बात करिए तो यही बोला है कि जो लोक स्वतंत्रता है वो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की क्या है, वो आधार होता है। ठीक है ना? लोकतांत्रिक समाज है तो वहाँ स्वतंत्रता होगी। ठीक है ना? जो कि क्या लोगों को अपने विचारों को, भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है।
ठीक है ना। क्या बोला गया यहाँ पर, जो कि क्या, जो स्वतंत्रता अपने लोगों को अपने विचारों को, भावनाओं को, और अपने जो भावनाएं हैं, विचार है, कोई भी उसके, तो उसको क्या व्यक्त करने का क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। मान लो मेरा मन कर रहा है कुछ बोलने का, ठीक है, बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोल लो। स्वतंत्रता का मतलब ये अपनी विचारों को, जितने भी आप बातें शेयर करना करो, लेकिन किसी दूसरे को आपकी जो बातें हैं उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ भी बोलो, लेकिन किसी दूसरे के बारे में किसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सरकार को, उसकी नीतियों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर को कैसी चीज टारगेट करके कुछ बोल रहे हैं तो वो स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। आप पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब समझ आपको आ गया होगा, ठीक है ना। और दूसरी हम बात करें सेंसरशिप की, ठीक है ना। तो सेंसरशिप का उद्देश्य क्या होता है, विचारों और सूचनाओं को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। कई बार ऐसे विचार होते हैं, स्वतंत्रताएं हो, सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो कि समाज में एक अशांति ला देती हैं, ठीक है, अस्थिरता फैला देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक अव्यवस्था सी फैलती है। तो वहाँ पर एक सेंसर्स भी यानी कि लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो विचार है, सूचना, उसको नियंत्रित कर लिया जाता है फैलने से, ठीक है ना। तो क्या, जो सेंसरशिप का मेन पर्पस क्या होता है, विचारों और सूचनाओं को नियंत्रित करना, जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है भाई, हानिकारक मानी जा सकती है, ठीक है नहीं, बट मानी जा सकती है, समझ रहे हो ना। तो मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, इसको पॉजिटिव भी मानते हैं, नेगेटिव भी मानते हैं इसको, ठीक है, कि नेगेटिव रूप में भी लेते हैं और पॉजिटिव में भी लेते हैं। बाकी के जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक मानी जाती है ऐसे विचारों को, ठीक है ना, सूचनाओं को, समझ रहे हो। तो उनको क्या है, आ, उन पर क्या नियंत्रण रख दिया जाता है, ठीक है ना, कि जो समाज में हानिकारक मानी जाती है ऐसी सूचनाएं, ऐसे विचार, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का महत्व। ऐसे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच में संबंध बताने हैं, तो आपको उसमें एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है। स्वतंत्रता के बारे में, सेंसरशिप के बारे में, दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ बताने पड़ेगा, ठीक है ना। और स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कि एक व्यक्ति या समूह बिना किसी प्रतिबंध के, यानी कि नियंत्रण के, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। और ये किसी भी लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है ना, एक जरूरी सिद्धांत है, जो व्यक्ति है अपने विचारों को बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी प्रतिबंध के व्यक्त कर पाए, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है, जो उसकी इच्छा वो कर पाए बिना किसी रोक टोक के, नहीं प्रतिबंध के। अब एक यहाँ पर ना एक मामले की हम बात करेंगे, राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। तो इसके मामले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार में के हिस्से के रूप में लागू कर देता, मान्यता दे दी थी, ठीक है ना। तो ये है क्या, ठीक है ना, राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, ठीक है ना। तो आपको याद है इंदिरा गांधी का टाइम, ठीक है ना, जब उन्होंने 1971 का चुनाव हुआ था, क्या हुआ था, 1971 का चुनाव हुआ था, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो इसमें ना एक इन पर आरोप लगा दिया गया था बाद में, कि बाद में जो एक ये राज नारायण है, एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या इंदिरा गांधी पर एक केस कह सकते हो या अपील करी थी, कि जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने क्या करा था, जो सरकारी संसाधन है, क्या सरकारी संसाधन है, सरकारी संसाधनों का क्या है, यूज करा था, ठीक है ना। चुनावी प्रचार में सरकारी संसाधनों का उपयोग करा था, जो कि क्या नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है, कोई भी जो गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री है, जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, सरकारी संसाधनों का चुनावी प्रचार में यूज नहीं कर सकता है। तो ये जो राजनारायण है, इन्होंने क्या अपील करी थी, इन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में, कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्या, जो 1971 के चुनाव हुए थे, ठीक है ना, लोकसभा के, उसमें इन्होंने सरकारी संसाधनों का यूज करा है, ठीक है ना। तो ऐसे में इनको क्या चाहिए भाई, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए थी ना, तो यहाँ पर ये सच साबित हो जाता है। तो ऐसे आपको पता है, तो ऐसे में उनको क्या है, लोकसभा, जो अपना प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है, उसको बोल देता भाई कि तुमको क्या प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ था, वहां पर उन्होंने क्या लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया था, क्या लगा दिया था भाई, आपातकाल लगा दिया था, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो जब ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सूचना के अधिकार को क्या कर दिया था, 1976 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें क्या है, मौलिक अधिकार को सूचना के अधिकार के रूप में यहाँ पर मान्यता दे दी थी, ठीक है ना। तो ये 1971 के चुनाव से जुड़ी हुई घटना है, जिसमें सरकारी संसाधनों का उपयोग होता है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। राजनारायण जो ये व्यक्ति हैं, ये इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक लड़ रहे थे चुनाव, ठीक है, कहाँ से लड़ रहे थे, रायबरेली से लड़ रहे थे, ठीक है ना। 1971 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, ये रायबरेली से, रायबरेली से लड़ रहे थे, ठीक है, चुनाव कौन,
हाँ ये राजनारायण, ठीक है, ये हार गए थे, ठीक है, इंदिरा गांधी जीत गई थी। और इन्होंने क्या ये सूचना मांगी, कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से अपील करी, ठीक है ना, कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि इनको अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो इसी टाइम पर उन्होंने क्या करा, आपातकाल लगाया था, स्टोरी आपको पता होगी, ठीक है ना। तो समझ आया भाई। आपकी जो दूसरी बुक है बीपीएससी 132, ठीक है ना, बीपीएससी 132, ठीक है ना। तो उसमें आपको इसके बारे में बता रखा है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरी स्वतंत्रता की मैंने बात करी, ठीक है, जो कि अपने विचारों को बिना किसी प्रतिबंध के व्यक्त कर सकता है। तो यहीं पर ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सूचना के अधिकार है उसको क्या मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी, ठीक है ना भाई। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है व्यक्ति, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वो क्या है उसके पास है, तो वो कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी उसने कितना चुनाव में खर्च करा, ठीक है, कितना कैंपेन में खर्च करा, सब कुछ जानकारी एक आम व्यक्ति ले सकता है, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन की कारण, ठीक है। और जो नागरिकों को क्या है, सरकार की नीति और गतिविधियों पर सवाल उठाने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, यही तो स्वतंत्रता है, ठीक है ना। स्वतंत्रता क्या है भाई, कि आप क्या है आवाज़ उठा सकते हो, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, ठीक है। कोई आपको पता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, उसने गलत नीति बनाई है, तो आप आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है, ये गलत नहीं है, समझ रहे हो। तो जो कि नागरिकों को सरकार की नीतियाँ और जो उनकी गतिविधि जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर क्या सवाल उठाने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, ये अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला। अब हम बात करते हैं सेंसरशिप की, ठीक है, स्वतंत्रता की हमने बात कर ली, ठीक है ना, अपने जो सूचना है जो विचार उसको व्यक्त कर सकते हैं उसकी हमने बात कर ली। एक हमने राजनारायण मामले की बात हमने कर ली उसमें। अब हम बात करेंगे सेंसरशिप का उद्देश्य, ठीक है ना। तो सेंसरशिप का उद्देश्य क्या होता है, असंतोष, हिंसा और अन्य अवांछनीय स्थिति को रोकना, ठीक है ना भाई। ऐसी स्थिति जिससे जो कोई असंतोष फैल जाए समाज में, हिंसा फैल जाए, और ऐसे और पर्टिकुलर कोई चीज़ जिससे कि अव्यवस्था फैल जाए, ठीक है ना, अवांछनीय स्थिति जिसको देख ही ना पाए, ठीक है ना, उसको रोकना है मेनली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो कह देते हैं कि भाई इससे क्या होता है, स्वतंत्रता को दबाया जाता है, बट ठीक है। लेकिन सेंसरशिप का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो संतोष समाज में ना फैल जाए, कुछ ऐसी सूचनाएं, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि असंतोष फैला रही है, हिंसा फैला सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकना है, ठीक है ना। और इस समाज में मेनली शांति बनाए रखने के लिए, पीस रखने के लिए मेनली ये लागू करी जाती है, ठीक है, सेंसरशिप, ठीक है। और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। और आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था, मैं बताऊं। तो उन्होंने क्या करा, सेंसरशिप लागू कर दी थी, ठीक है, अपने जब आपातकाल लगाया ना तो उन्होंने क्या लागू कर दी थी, सेंसरशिप, ठीक है ना, सेंसरशिप लागू कर दी थी, जिसके तहत कोई भी जो अखबार है, कोई भी जो न्यूज़ चैनल है, वो क्या कर सकता है, बिना परमिशन के कुछ भी न्यूज़ टेलीकास्ट वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऊपर नियंत्रण लगा दी थी, ठीक है। तो उस टाइम पर ही क्या है, इंदिरा गांधी के टाइम पर इसको एक तरह से वहीं सब कह सकते हो निकल कर आया है ये, कि जो सेंसरशिप का गलत उपयोग भी किया जाता है, ठीक है ना, मेनली। बट हमारे संविधान में जो सेंसरशिप का मतलब बता रखा है, जो मेनली यूज भी कर सकता है कोई भी जो पार्टी है, कब, कि ऐसे ही सूचना, ऐसे विचार जो कि समाज में क्या है, अशांति फैला दे, ठीक है ना, समाज में से भगदड़ ना बच जाए, ऐसी इन्फॉर्मेशन को रोकना है, यही मेनली सेंसरशिप का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। और मेनली पर्टिकुलर इसका मतलब क्या है, समाज में शांति बनाए रखना, ठीक है ना, और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। समझ आ गया सेंसरशिप का मतलब। आगे देखिए, उदाहरण के लिए मैं बात करूं, हानिकारक या भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना। मान लो कि कुछ ऐसा भाषण, ठीक है ना, जिससे एक अव्यवस्था फैल सकती है, तो वहाँ पर क्या सेंसरशिप लागू कर दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति क्या है अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता उस टाइम पर, ठीक है। कि मान लो कोई ऐसे भाषण, कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, ठीक है, उस पर रोक लगाना, ठीक है ना। अगर जो गवर्नमेंट है वो हानिकारक या भड़काऊ भाषण पर प्रतिबंध लगा रही है तो वो सेंसरशिप भी है, ठीक है। इससे क्या समाज को उकसाने वाली जो सामग्री है उसको नियंत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। आप कुछ सोचो यार, कि अगर हम कुछ मान लो कि एक भाषण मान लो मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, और मैंने ऐसा कुछ बोल दिया अपने भाषण में, वो भड़काऊ भाषण हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं कुछ किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं किसी के खिलाफ किसी को उकसा रहा हूँ, जो मेरे को सुन रही है वहां पर मैं उसको उकसा रहा हूँ मिलनी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मैं गुस्सा रहा हूँ तो इससे एक अव्यवस्था फैल जाएगी समाज के अंदर, ठीक है। तो यही बोला गया भाई, ऐसे जो भड़काऊ भाषण पर प्रतिबंध लगाना तो एक सेंसरशिप का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जिससे समाज में क्या भाई अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे, इसलिए ये क्या सेंसरशिप को यूज करा जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, अगला स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच संघर्ष, ठीक है ना। देखो रिलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, पहले हम दोनों के बारे में बताएंगे, फिर हम दोनों को आपस में एक साथ बताएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच में क्या संघर्ष हम बताते हैं भाई, किस प्रकार से दोनों एक तरह से संघर्ष भी रहता है दोनों इन कंसेप्ट के बीच में, ठीक है ना। देखो,
तो स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच संघर्ष मुख्य रूप से इस बात में है कि स्वतंत्रता एक व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अधिकार देता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट है भाई क्या कर रही है, उसने आपके मान लो भाषण पर रोक लगा दिया, ठीक है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर टाइम पर उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति भी इस क्या है भाषण नहीं दे सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर कर सकता है। समझ आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पर क्योंकि स्वतंत्रता तो कहती है भाई हर कोई व्यक्ति के अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, बट गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, तो कोई भी पर्टिकुलर उस एरिया में या पूरे देश में बात करूँ वहाँ पर क्या लगा दिया भाई, सेंसरशिप लगा दिया और बोल दिया कोई अपने भाषण नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला जाएगा भाई स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इनके जो संघर्ष क्या है, इसमें मेनली इस बात पर है कि भाई जो स्वतंत्रता है वो एक व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अधिकार देती है, जबकि जो सेंसरशिप है, ठीक है, इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास करती है भाई, उसके विचारों को रोकने का काम करती है। क्योंकि और सेंसरशिप कब यूज करती है, मेनली सेंसरशिप कब लगाई जाती है, जब ऐसे विचार जो होते हैं वो भड़काऊ हों या किसी को क्या समाज में अव्यवस्था फैला दें, ठीक है, ऐसा हमें सेंसरशिप का कंसेप्ट कहता है। लेकिन अरे फैला रहा है, लेकिन वो उसकी आज़ादी है, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है। स्वतंत्रता का मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना, उसके फ्रीडम है, तो वो कह सकता है, लेकिन उसे समाज में अव्यवस्था फैल रही है तो यहाँ पर सेंसरशिप का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इनके बीच में संघर्ष रहता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, आगे देखो, ठीक है, ये देखो। और सेंसरशिप को लेकर के चिंता रहती है कि ये किसी सत्य को स्थापित करने के लिए, मतलब एक सच को लाने के लिए, मान लो कोई झूठी अफवाह फैल रही है, ठीक है, झूठी अफवाह फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए और एक सत्य स्थापित करने के लिए क्या होता है, ये समाज पर नियंत्रण और एक रूपता को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। सेंसरशिप को लेकर चिंता जाहिर की जाती है भाई कि किसी सत्य को स्थापित करने के बजाय, ठीक है ना, मतलब कि ये तो एक दिया जाता है कि सत्य को स्थापित कर रहे हैं, ठीक है ना, बल्कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो एक सत्य स्थापित करने के बजाय ये समाज पर नियंत्रण जमाना और एक रूपता को बढ़ावा देने का एक कह सकते हैं जरिया है सेंसरशिप, ठीक है ना, समझ आ गया। और अब हम बात करते हैं भाई इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, ठीक है ना, सेंसरशिप के कुछ पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, ठीक है, वही जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो सेंसरशिप के कुछ सकारात्मक पहलू भी जैसे कि देखो, जैसे कि भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकना। मैंने बोला हमें क्या, आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत हमें क्या है भाई, आज़ादी मिलती है अपने आप को अभिव्यक्त करने की, ठीक है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। तो इसमें क्या है, अब इस अधिकार को अब दुरुपयोग नहीं करना भाई हमें, ठीक है ना, तो इसको रोकना भाई, ठीक है ना, इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकना, ठीक है। तो ये सेंसरशिप में आ जाता है। तो उससे कुछ पॉजिटिव साइड भी है भाई, अव्यक्त का मतलब होता है अपने आपको अभिव्यक्त करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अगर हम ऐसा कुछ भाषण दे रहे हैं जिससे कोई किसी को हम उकसा रहे हैं, मान लो किसी पार्टी के प्रति उकसा रहे हैं, ठीक है ना, एक तो ये गलत है, ठीक है ना। हाँ, उसकी नीतियों को क्रिटिसाइज करना ही हमारा व्यक्त कर सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन किससे कुछ समाज में अव्यवस्था फैल जाए, कुछ ऐसे विचार हमको शेयर नहीं करने होते हैं, ठीक है ना। तो वही बोला गया है भाई, जो भाषण या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है इसको दुरुपयोग को रोकना, ठीक है ना। तो ये सेंसरशिप में सेंसरशिप में आ जाएगा ये, ठीक है। और कई बार क्या होता है, घृणा, 2 मिनट इसको रेस कर दूं मैं। और कई बार क्या होता है, घृणा भाषण या नफरत फैलाने वाली जो सामग्री होती है, ठीक है, और जो हिंसक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना समाज के लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज जो सब घृणा फैल रही है समाज में या नफरत फैलाने वाले काम हो रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, वो चाहे वो ऐसे शेयर हो या कोई पर्टिकुलर तरीके से शेयर हो रही है वो चीज़ें, ठीक है, और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, तो इस चीज़ों को नियंत्रित करना भाई समाज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर सेंसरशिप भी काम आती है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब निष्कर्ष की बात हम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया स्वतंत्रता क्या है, सेंसरशिप क्या है, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, संघर्ष क्या है, आपको बता दी है, ठीक है मैंने। और पॉजिटिव साइड की हमने बात कर ली सेंसरशिप की, अब निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष वही जो पीछे हमने लिखा है, ठीक है, पढ़ा है, उसी का कुछ कुछ बातें जो अपने अपने हिसाब से लिख देनी है, ठीक है ना। तो देखो भाई, स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच क्या है, संतुलन बनाना जरूरी है। मैंने बोल दिया बैलेंस, कुछ भी चीज़ जब बैलेंस रहती है ना वो ठीक रहती है। जब ज़्यादा हो जाती है ना, मान लो कि नियंत्रण सेंसरशिप कुछ ज़्यादा दिनों तक टिक गई, ठीक है, या लगाए रखी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। एक और स्वतंत्रता किसी समाज की प्रगति या लोकतंत्र की नींव है, आपको पता है, वहीं सेंसरशिप क्या समाज में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने का भी एक जरिया है, सहायक है, ठीक है, समझ आ गया। और देखिए, और दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही क्या एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में क्या संतुलन बनाकर ही एक
स्वस्थ समाज, ठीक है ना, एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सके, ठीक है ना, खुलकर बात कह सके और साथ ही साथ समाज की सुरक्षा और शांति को भी बरकरार रखे। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप निष्कर्ष में ये बता सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है? टिप्पणी कीजिए। ठीक है ना, राजनीति की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये आता है जो राजनीतिक सिद्धांत है क्या वो मर चुका है? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आपको ये बताना है। अब क्यों बोला जाता है राजनीतिक सिद्धांत मर गया है? ठीक है, ये बोला जाता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये पर्टिकुलरली आज के टाइम पे इसकी इतनी वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है, जो आज की समस्याएं हैं ये उसको निपटा नहीं पाता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में मेनली होता क्या है? ठीक है, हमारे शासन की बात होती है। ठीक है, जितने भी मूल्य हो गए, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, न्याय हो गया, नागरिकता हो गया, सब हमारे राजनीतिक सिद्धांत में ही आता है। ठीक है ना, और ये बोला जाता है कि मेनली अब ये कि एक तरह से जो राजनीतिक सिद्धांत है एक तरह से ऐसा हो गया है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है ना, जो आज की समस्याएं हैं ये उसको क्या है सोल्व नहीं कर पाता है। तो इसलिए आज के जो विचारक हैं जो ये बोलते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मर चुका है। ठीक है, मृत हो चुका है। तो आपको इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये कई बार। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके अंत का विचार मतलब कहाँ से आया, कैसे आया? ठीक है ना, इसकी हम बात करते हैं। तो ये देखिए, तो पिछले कुछ दशकों में क्या है, कई विद्वानों ने ये तर्क दिया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, यानी कि अब इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है और ये क्या मर चुका है। ठीक है ना, समझ आ गया। और उनका कहना है कि जो राजनीतिक है ना इसके बदलते स्वरूप, यानी कि इसमें कि जो राजनीति के बदलते स्वरूप और विज्ञान के तकनीकी विकास के कारण क्या पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अब के आधुनिक समस्याओं को समाधान करने में या सुलझाने में क्या अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है, अब ये सुलझा नहीं पा रहा है। ठीक है, जो टाइम टू टाइम जो राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, ठीक है, राजनीति अलग है, राजनीतिक सिद्धांत अलग है। ठीक है ना, तो राजनीति का जो बदलता स्वरूप है और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो तकनीक बढ़ रही है, और इस टाइम पे जो ये पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत है ना जो भाई हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये जो आज की समस्याएं हैं उसको समाधान करने में ये सक्षम नहीं, यानी कि अक्षम है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना, ये बताना है ऐसे। और अब पहला पॉइंट इसमें आप क्या बताओगे? दूसरा है, ठीक है ना, ये कि क्यों बोला जाता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये क्या है, मर चुका है। तो सब बोला जाता है कि इसमें एक इतिहास का प्रभाव है। क्या है? इतिहास का प्रभाव है, एक तरह से अतीत का अध्ययन है। ठीक है ना, तो देखो, तो 1930 के दशक की मैं बात करूं तो 1930 के दशक में आलोचकों ने राजनीतिक सिद्धांत को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझना शुरू करा। किससे? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मतलब कि एक तरह से जिस प्रकार से इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसी दृष्टिकोण से इसको समझना शुरू किया राजनीतिक सिद्धांत को, जिससे क्या हो गया, इसकी रचनात्मक भूमिका जो थी वो कमजोर होगी। जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत एक भाई क्रिएटिव सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, तो इसने अपनी क्या रचनात्मकता जो है कमजोर हो गई। ठीक है ना, जब जो उस टाइम पर जो आलोचक थे उन्होंने क्या इसको एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ना स्टार्ट करा। ठीक है, समझ आ गया। और जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर विलियम ड्विनिंग, चार्ल्स एच मैकलवेन, ठीक है, नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और जॉर्ज एम सेवाइन। ठीक है, तो जैसे विचारकों ने क्या करा, इसे इतिहासवाद की ओर मोड़ा। ठीक है ना, जो मतलब कि इन पे ही क्या कह सकते हैं वो लगाया जाता है ब्लेम, कि जो ये विलियम ड्विनिंग है, चार्ल्स एच मैकलवेन है और जॉर्ज एम सेवाइन है, ये क्या है, ये विचारकों ने क्या इसे इतिहासवाद की ओर मोड़ा है। ठीक है, जहां इसे सिर्फ अतीत का अध्ययन माना गया। समझ आ गया। और क्या है, वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए इसे अनुपयुक्त समझा गया। ठीक है ना, तो इस पर मेनली आप बताओगे इस हेडिंग में इतिहासवाद का प्रभाव। तो ये बोलो कि जो राजनीतिक सिद्धांत है मेरे इसमें इतिहास का प्रभाव देखने को मिलता है। जो आज की समस्या है इसका कोई मतलब इसमें कोई सुलझा मतलब समस्या को समाधान नहीं होता है। ठीक है, और जो ये कुछ हम नाम बताओगे इसमें भी ये बताओगे उन्होंने क्या इसे इसे क्या इतिहासवाद की ओर मोड़ा है। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, आलोचनाओं के कारण। ठीक है ना, किसकी आलोचना क्यों होती है, मेनली पर रीजन क्या है? तो वर्तमान समय में जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया गया है क्योंकि वह अतीत के संदर्भ में आधारित है। ठीक है, आप खुद भी देखते हो जब हम पढ़ते हैं ना राजनीतिक सिद्धांत, तो थोड़ा अतीत के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कि उस टाइम पे ऐसा समाज था, ऐसा होता था, तो मेले में अतीत से जोड़कर बताया जाता है। तो पहला इसका कारण यही बनता है। ठीक है, इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया गया है क्योंकि यह अतीत के संदर्भ में क्या आधारित है। ठीक है ना, सबसे बड़ा आलोचना कारण यही है, अतीत का अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखना। और ईशा बर्लिन और अन्य विचारकों ने क्या तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना आवश्यक है। ठीक है, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसके जो विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सिद्धांतों का उद्देश्य
अतीत की बजाय वर्तमान और भविष्य के समाज की समस्याओं का समाधान देना होना चाहिए। तो जो ईशा बर्लिन है और जो अन्य इनके जैसे विचारक हैं उन्होंने तर्क दिया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका विश्लेषण विश्लेषण करना जरूरी है। मतलब कि एक ऐसे भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है, उसका क्या करना है, हमें एक ढंग से विश्लेषण करना है, ठीक है। और इन सिद्धांतों को देश में मिलने क्या होना चाहिए, अतीत की बजाय, ठीक है ना, अतीत तो गया ना, उसकी बात खत्म करो, अतीत की बजाय वर्तमान और भविष्य का जो समस्या आने वाली है मेनली पर्टिकुलर क्या करना है, उसकी समस्याओं का समाधान देना होना चाहिए इसका उद्देश्य। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, ठीक है ना। आपको पर्टिकुलरली बताना है इसके बारे में, ठीक है ना, कि भाई क्या क्या बोला गया है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का महत्व, ठीक है ना। अब खुद सोचो, जब स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, ठीक है, समानता के बारे में पढ़ रहे हैं, नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, ये मीडियम कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई, राजनीतिक सिद्धांत में तो पढ़ रहे हैं। और ये नागरिकता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय क्या है, ये हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं, ठीक है, जो समाज में सब लोगों को मिले होते हैं। तो जरूरी थोड़ी है समस्या का समाधान भी करे, भाई नैतिक मूल्य तो सिखा रहे हैं हमें, ये जो लोग हैं उनको सामाजिक मूल्य सिखाए जा रहे हैं, तो यहाँ भी तो ये जरूरी है, तो इस रूप में इसको ले लो, ठीक है ना, समझ आ गया। तो नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का महत्व राजनीतिक सिद्धांत में है, तो इसमें आप ये बताओगे, ठीक है ना। जो हमारी बुक है वो है क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इसमें हम ये सब तो पढ़ रहे हैं, देखो। तो हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस राजनीतिक सिद्धांत अब उतना प्रभावी नहीं है, मान लिया, लेकिन दूसरी ओर ये भी तर्क दिया कि सिद्धांत का उद्देश्य, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका उद्देश्य केवल समस्याओं का समाधान देना नहीं है भाई, कि बस समस्याएं सुलझाते ही रहे, और कुछ भी तो काम हो सकता है भाई, एक व्यक्ति थोड़ी ना हर काम में ठीक हो सकता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर दूसरी चीज में ठीक हो सकता है, तो वहां पर वो भी साइड देखो उसकी, ठीक है। तो इसलिए बल्कि नैतिकता और सामाजिक मूल्य को समझ को भी बढ़ाता है, ठीक है, जो नैतिकता है, ठीक है, जो सामाजिक मूल्य है इसके समझ को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। और राजनीतिक सिद्धांत क्या, समाज में न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता जैसे जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उसको क्या संरक्षित यानी बचाता है, और बचाते मतलब सहायक है, ठीक है ना। जो आपको मैंने बताया मूल्य, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको बचाने में संरक्षित है, ठीक है ना। तब आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, मान स्वतंत्रता के बारे में पढ़ोगे नहीं, समानता के बारे में नहीं पढ़ोगे, न्याय के बारे में नहीं पढ़ोगे, तो आप इसको ग्रहण कैसे करोगे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, ठीक है, इसको बचाए रखने में जो राजनीतिक सिद्धांत है ये आज भी बहुत जरूरी है, ठीक है। लोगों को स्वतंत्रता का मतलब, मान लो जो ये नहीं पढ़ रहा ना राजनीतिक सिद्धांत, उसको तो लगेगा यार मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन हकीकत में स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है वही बता पाएगा जिसने क्या भाई इसको पढ़ा होगा, ठीक है, समझ आ रहे हो। तो इसलिए बोला जाता है जो राजनीतिक सिद्धांत है ये क्या है भाई, स्वतंत्रता, समान जैसे जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं, ठीक है, इनको क्या संरक्षित यानी बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सहायक हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का नैतिक और सामाजिक मूल्यों का महत्व भी है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष की बात हम करते हैं, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बताया वही आपको बता देना है, ठीक है, सिंपल निष्कर्ष वही हो जाएगा। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा भाई, मर चुका है, लेकिन पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा। जब हम कम कहेंगे भाई कि ये मृत हो चुका है, जब ना ये समस्या को समझा पा रहा है, सुलभा कह सकते हैं हम भाई समाधान हो रहा है, और ना ही जो इसका ना ये नैतिक मूल्य और ना ही जो इसके सामाजिक मूल्य वो किसी काम के रह गए हैं, ठीक है। तब हम कहेंगे जो राजनीतिक सिद्धांत ये मर चुका है, ठीक है, मृत हो चुका है, इस कुछ काम का नहीं रह गया है। तो भले ही क्या इसके कुछ पारंपरिक पहलू जो हैं वो आधुनिक समस्याओं को हल करने में असमर्थ हैं, ठीक है, परंतु इसका जो नैतिक और सामाजिक महत्व है ये क्या अभी भी प्रासंगिक है, यानी कि रिलेवेंट है। समझ आ गया, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। और राजनीतिक सिद्धांत के समाज को नैतिकता के साथ आगे बढ़ाने में और सामूहिक हितों के संतुलन बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये समाज को क्या नैतिकता की ओर बढ़ाना, ठीक है, नैतिकता के साथ आगे बढ़ाना और एक सामूहिक हितों के बारे में बताने में समाज में क्या क्या हित होते हैं और सबको क्या संतुलन बनाकर उसको रखने में सहायक होना, ठीक है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत में होता है, तो आप ये निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन खत्म हो गया वो वाला कि भाई राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, आपको कैसे बताना है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, कि जो लोकतंत्र है, ठीक है ना, और जो आर्थिक विकास है ये एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, ठीक है। क्या बोला जाता है कि जो लोकतंत्र है भाई, जहाँ पे लोकतंत्र रहेगा ना वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे तानाशाही रहेगी, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी का नियंत्रण रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भाई आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको यही बताना है भाई कि जो लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे के अनुरूप नहीं है,
इस विचार का परीक्षण कीजिए। आपकी बुक है, इसमें बताया गया कि बड़ा टॉपिक है ये कि जो लोकतंत्र है जो आर्थिक विकास है एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, और एक टॉपिक ये भी दे रखा है भाई अनुरूप हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादा ये आता है कि जो लोकतंत्र और आर्थिक विकास है एक दूसरे के अनुरूप ये नहीं है, ठीक है। आपको इसको बताना है कैसे, ठीक है, कि भाई जो लोकतंत्र है और जो आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमिकली जो है लोकतंत्र बेनिफिशियल नहीं है, कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास है इसको ये आर्थिक विकास को करने में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। जो ये विचार है, ठीक है ना, लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे के अनुरूप नहीं है इसमें। देखो, तो लोकतंत्र और आर्थिक विकास में असंगति का विचार, ठीक है ना, मतलब आपस में रिलेट नहीं करते हैं ये, इसमें एक असंगति है। तो इसका विचार क्या है, इसकी हम बात करेंगे। पहले आपकी हेडिंग ये है, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आर्थिक विकास है उसके लिए लोकतंत्र हमेशा उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। तो कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो आर्थिक विकास है भाई, अगर आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी एक उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ जो रॉबर्ट बेट्स हैं, एक विद्वान है, उन्होंने का कहना है कि जो अधिकार जो है राजनीति में अधिक आर्थिक विकास पर प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है ना, जो अधिकार है। क्योंकि भाई देखो, बोला लोकतंत्र में होता क्या, लोगों के अधिकार की बात करी जाती है वो पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रॉबर्ट बेट्स ने ये कहा है कि जो अधिकार है ना, अधिकार जो राजनीति में अधिक आर्थिक विकास पर प्रभाव नहीं डालते हैं। अगर आर्थिक विकास होना होता तो हो जाता, ठीक है ना, कि जो अधिकार है वो आर्थिक विकास पर प्रभाव नहीं डालते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है, ठीक है, समझ आ गया। और इनके अनुसार जो है कई गरीब देशों में लोकतंत्र की जगह सत्तावादी शासन अधिक सफल होता है, ठीक है ना। किनके अनुसार, जो ये बोलते हैं, ठीक है ना, कि लोकतंत्र हमेशा से उपयुक्त व्यवस्था नहीं रही है आर्थिक विकास के लिए, तो इनके अनुसार ये मानते हैं कि जो गरीब देश है ना, गरीब देशों में लोकतंत्र की जगह जो है अगर क्या होता, सत्तावादी शासन होता तो अधिक सफल होता है। जो गरीब देश है अगर उनका आर्थिक विकास करना है तो वहाँ पर जो है लोकतंत्र की जगह सत्तावादी शासन, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक पार्टी का या कोई व्यक्ति का शासन हो, वो ज़्यादा सफल होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पर ये बोला गया है जो गरीब देश है वहाँ पर क्या लोकतंत्र की जगह सत्तावादी शासन वही सफल होगा, ठीक है ना, जो कि आर्थिक विकास के लिए अनुकूल है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, आर्थिक विकास के लिए अनुकूल का मतलब है कि भाई हाँ, कि आर्थिक विकास हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर सत्तावादी शासन होता है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर ये बोला गया है, तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। और इन देशों की संस्कृति और संस्थान भी क्या इस तरह की शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं, ठीक है। और जो पर्टिकुलर जहाँ पर सत्तावादी शासन होता है, यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ के जो संस्थान है, वो भी क्या है पर्टिकुलर क्या इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है सत्तावादी शासन, इसको क्या है समर्थन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अधिनायकवाद और आर्थिक स्थिरता, ठीक है, आपको पर्टिकुलर क्या इसके अपोज में ही बताने पड़ेंगे पॉइंट कि जो लोकतंत्र आर्थिक विकास एक दूसरे से में अनुरूप नहीं है। अगर लोकतंत्र किसी देश में तो वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर आपको इस विचार को लेकर चलना है और बताना है, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से। अधिनायकवाद क्या होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अधिनायकवाद क्या होता है, बहुत सिंपल है, जो मैंने पीछे बताया वही होता है, ठीक है। अधिनायकवाद का मतलब होता है कि भाई कि एक देश है या कंट्री जो है वहाँ पर क्या पर्टिकुलर एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है, ठीक है, या कोई एक व्यक्ति का शासन है, ठीक है, ठीक है ना, वो एक पूरी पार्टी का शासन है, उस पार्टी के अलावा कोई आ नहीं सकता। और क्या है भाई कि जो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, पर्टिकुलर उसी का शासन है, तो उसको हम बोलते हैं अधिनायकवाद, ठीक है। अब बोलोगे भाई जो तानाशाही है, अब बोलोगे भाई तुम जो तानाशाही है, तानाशाही में भी तो एक व्यक्ति एक दल का शासन होता है, तो क्या अधिनायकवाद कहेंगे इसको, हाँ बिल्कुल कहेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ध्यान रखना, समझ आ गया ना। तो अधिनायकवाद और आर्थिक स्थिरता क्या है, तो यही बोला जाता है जहाँ पर अधिनायकवाद व्यवस्था है वहाँ पर आर्थिक स्थिरता होती है, मतलब कि आर्थिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इकोनॉमिकली, ठीक है ना, समझ आ रहा है, वहाँ पर वो देश के तरक्की करता रहता है और विकसित हो जाता है, ठीक है। तो अधिनायकवाद शासन जो है इसमें को कई बार आर्थिक स्थिरता और तीव्र यानी कि तेज विकास का समर्थन करने वाला माना जाता है, ठीक है, समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो अधिनायकवादी शासन को कई बार क्या होता है कि आर्थिक स्थिरता के लिए और जो तेज विकास के लिए भाई समर्थन देने वाला एक व्यवस्था मानी जाती है, समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको जरूर बताना है ऐसे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ए प्रेजेवोर्स्की, ठीक है, नाम थोड़े आपको ऐसे हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे, लिखोगे एग्जाम में तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर पे, ठीक है ना, और नंबर भी सही आपको मिलेंगे। तो ये प्रेजेवोर्स्की जो है ये और लिमोंगी ने इस बात का समर्थन किया है कि जो कुछ देशों में
जो सत्तावादी शासन है, जो अधिनायकवादी शासन है, ये बेहतर आर्थिक विकास करता है, ठीक है, लोकतंत्र की बजाय, ठीक है। इन्होंने देखा है कुछ देशों में, यहाँ पर ये चीन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और रूस का एग्जाम्पल भी यहाँ पर ये लेते हैं, और नॉर्थ कोरिया तो खैर उसकी तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो रखी है, ध्यान रखना, तो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है ना। जो सफल है, जहाँ पर तानाशाही शासन है, सत्यवादी, वहाँ पर एक बुक में एग्जाम्पल आपका दे रखा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया, विशेषकर जहाँ पर क्या प्रति व्यक्ति आय $3000 से अधिक होती है, ठीक है ना। सत्तावादी शासन है वो बेहतर होता है, ठीक है, आर्थिक विकास करता है, और कहाँ पर, जहाँ पर क्या प्रति व्यक्ति आय $3000 से अधिक होती है, यानी प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है, $3000 कमा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर बोला जाता है कि वहाँ पर क्या सत्तावादी शासन क्या बेहतर आर्थिक विकास करता है, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति क्या है, देखिए प्रति व्यक्ति आय कितनी, $3000 से अधिक है, ठीक है, समझ आ गया। और इस स्थिति में क्या है, सत्तावादी जो शासन है वो अधिक स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला, जो इस स्थिति में भाई जहाँ व्यक्ति को 3-3 हज़ार क्या डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति आय है, इस स्थिति में सत्तावादी शासन है, जहाँ पर तानाशाही है, जो अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है, वहाँ पर क्या है, वो आर्थिक अधिक स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। जो कंट्री होती है वो अधिक स्थिर रहती है इकोनॉमिकली, और बेनिफिट भी रहता है, ठीक है, वहाँ पर जिससे आर्थिक सुधार संभव हो पाता है, ठीक है, रिफॉर्म हो पाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वाले, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लोकतंत्र और जो आर्थिक विकास है वो एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, ठीक है ना, यानी कि लोकतंत्र को यहाँ पर एक बेकार व्यवस्था बताया जा रहा है आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। तो उसी के पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको ये बताना है, समझाना है, समझा रहा हूँ, ठीक है, समझना है आपको बस। और अगला पॉइंट क्या बोला गया, ली हाइपोथेसिस और अनुशासन की आवश्यकता, ठीक है ना। अब ये क्या है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ना अलग से ली हाइपोथेसिस क्या है, टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि एग्जाम में होता क्या है कि कभी टिप्पणी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी नहीं आते हैं। टिप्पणी मतलब कि वही आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन को बता रहा हूँ ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे ध्यान रखना, आपको 400 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं, कितने, 400 वर्ड्स में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, जो जो आपको बता रहा हूँ चीज़ें, और काफ़ी ध्यान से सुनना है। तो ली हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है, किसी भी शासन व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य समाज के अधिकांश लोगों के प्रति क्या है, जीवन स्तर में सुधार लाना है, ठीक है ना। तो ली हाइपोथेसिस क्या है, ये बोलता है कि भाई जो कोई भी शासन व्यवस्था हो, तानाशाही हो, लोकतंत्र हो, कोई सी भी हो, ठीक है ना, वहाँ पर मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए, समाज के अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, मेन पर्पस ये होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ली क्वान यू, ठीक है ना, जो ली हाइपोथेसिस हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। ली क्वान यू जिन्होंने क्या सिंगापुर का विकास किया है, उनका मानना था कि जो लोकतंत्र की बजाय आर्थिक विकास के लिए अनुशासन और स्थिरता ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। कि जो लोकतंत्र में क्या होता है भाई, देखो लोकतंत्र कोई भी शासन व्यवस्था, इनका कहना है कि उन्होंने ये बोला लोकतंत्र की बजाय, ठीक है ना, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है ना, अगर तुम्हें क्या करना है, आर्थिक विकास करना है, आर्थिक विकास होगा तो लोगों के जीवन में सुधार होगा, आपको पता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अनुशासन और स्थिरता ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एक देश के अंदर अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पता चल रहा कोई सरकार गिर रही है, कभी कोई सरकार गिर रही है, सरकार टिकी नहीं रही है, ऐसा पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश का हाल चल रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे वहाँ पे आर्थिक स्थिरता नहीं रहेगी, देश घाटे में चला जाएगा, उसकी इकोनॉमी ऐसे जाएगा, उसका ग्राफ नीचे, ठीक है ना कि ऊपर जाएगा, समझ आ गया। तो यहाँ पर यही बोला भाई लोकतंत्र हो या ना हो, ठीक है, बट वहाँ पर अनुशासन होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, तभी क्या आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। और इसके अनुसार क्या पूर्वी एशियाई देशों ने क्या है अनुशासन को प्राथमिकता दी है, ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, कि जो पूर्वी एशियाई के देश हैं, ठीक है, उन्होंने क्या अपने आर्थिक विकास में लोकतंत्र की बजाय, ठीक है ना, लोकतंत्र भाई क्या होता है, जनता को प्राथमिकता देना, अनुशासन ना बना रहे, ठीक है, तो वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं होगा। तो उन्होंने लोकतंत्र की बजाय कि वहाँ पर सबके हित की बात करें, उससे पहले कि हमें एक अनुशासन बनाना है, तो ठीक है, अनुशासन को प्राथमिकता दी है, तभी क्या आर्थिक विकास हो पाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है, जो पूर्वी एशियाई कंट्री है, पूर्वी एशियाई देश, तो उन्होंने क्या है आर्थिक विकास किया अनुशासन को प्राथमिकता देके, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो भाई, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना, भाई जो आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए कौन कौन सी आवश्यकता है आपको इसमें बताना है। तो देखिए, विकासशील देशों में क्या आर्थिक विकास के लिए शांति और स्थिरता जैसी कुछ आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर जो आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विकासशील जो देश है, अगर वहाँ पर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए शांति, स्थिरता, स्टेबिलिटी जो है वो कुछ आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है।
और बोला जाता है कि शांति जो है और स्थिरता कहाँ रहती है, यहाँ पर अधिनायकवादी व्यवस्था हो। ठीक है ना, घूम फिर के बस यहाँ पर यही बोला गया है जो लोकतंत्र है वो बेकार है। ठीक है ना, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, अधिनायकवादी व्यवस्था। ठीक है ना, समझ आ गया। आगे देखो, और इसके लिए सत्तावादी शासन एक बेहतर विकल्प है, मैंने बताया ना भी आपको। तो इसके लिए सत्तावादी शासन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, दोबारा ये देखो, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने उनके अनुसार दोबारा भी बताया था ना, इन्होंने कुछ कहा था। तो यहाँ पर दोबारा ये कहते हैं कि गरीब देशों में क्या है कि लोकतांत्रिक शासन कमजोर हो सकता है। ठीक है ना, और आर्थिक संकट की स्थिति में भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये बोला जो गरीब देश है ना, वहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन है वो कमजोर हो सकता है, और होगा क्या, होता है क्या है, इससे जो आर्थिक संकट ना वो स्थिति भी आ सकती है। ठीक है ना, और एक जो देश है जहाँ पर लोकतंत्र है वो आर्थिक संकट की स्थिति में भी गिर सकता है। ठीक है, समझ आ गया। हम निष्कर्ष की हम बात करते हैं। ठीक है, कि निष्कर्ष बता दिया मैंने, निष्कर्ष क्या होता है। ठीक है, आपको जितना आपने ऊपर बताया है उससे कुछ पॉइंट निकाल के, ठीक है, थोड़ा उसमें चेंजेस करके इसमें लिख देना, आपको निष्कर्ष आपका बन जाएगा। तो लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच संबंध विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। कि भाई लोकतंत्र भी है ना, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी हैं, अनुशासन है या नहीं, आवश्यकताएं कैसी, शांति है या नहीं, शांति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है लोकतंत्र में तो नहीं होगा आर्थिक विकास। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में जहाँ पर तानाशाही वगैरह होती है वहाँ पर क्या होता है, एक ही व्यक्ति शासन कर रहा होता है, एक पार्टी शासन कर रही होती है, उस पर पूरा नियंत्रण करके रखती है पूरे देश पर। ठीक है ना, जैसे शांति बनी रहती है और एक अनुशासन भी बना रहता है, जिससे आर्थिक विकास हो जाता है। ठीक है ना, आज ऐसी कोई पॉलिसी लिया है, मान लो भारत की बात करो, कुछ ऐसी पॉलिसी लिया है, ठीक है, जिससे मान लो कि कुछ इकोनॉमिकली ग्रोथ हो जाए, जिससे लेकिन जो आम जनता है ना वो दब जाए। ठीक है, उस चीज़ से, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास की चीज़ है वो किसको चुकानी पड़ रही है कीमत, वो गरीब जो लोग हैं उनको। तो इससे क्या होगा, लेकिन वो अपोज करेंगे, जो जनता वो अपोज करेगी, तो यहाँ पर आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ बोली जाती है। ठीक है ना, तो परिस्थिति और आवश्यकता पर निर्भर करता है। ठीक है ना, लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच संबंध। ठीक है ना, कि भाई इसके अनुरूप है या नहीं है ये आर्थिक विकास के। और जहाँ लोकतंत्र सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, जो लोकतंत्र है भाई वो सामाजिक न्याय, ठीक है, देश में लोकतंत्र है ना हमारे, हमें यहाँ पे न्याय की और जो नागरिक अधिकार जो होते हैं, जो एक देश का नागरिक होता है जो उसको अधिकार मिलता है उसे गारंटी देता है। और वह जो सत्तावादी शासन है वो स्थिरता और अनुशासन के माध्यम से क्या करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जनता को फायदा हो या ना हो, मेनली ये क्या है भाई, इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए अपनी कंट्री को, या करते हैं आर्थिक विकास करने के लिए। कहीं अगर कोई एक तबका है कंट्री में, अगर उसको फायदा नहीं पहुंच रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसा आप कह सकते हो, तुम कह सकते हो दोनों व्यवस्थाओं के पास के अपने अपने फायदे हैं और सीमाएं हैं। ठीक है ना, जो कि देश की स्थिति और जरूरतों पर आधारित हैं। ठीक है ना, भाई देश की स्थिति क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वहाँ पर इसके ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। ठीक है ना, समझ आ गया, तो लोकतंत्र के भी और सत्तावादी के भी। अब अगला क्वेश्चन देखो, राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है कि जो राज्य है और जो नागरिक समाज है इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे नागरिक की बात नहीं करिए, नागरिक समाज। ठीक है ना, और राज्य के बीच आपको बताना है। समझ आ रहा है। तो देखिए क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं राज्य और नागरिक की परिभाषा। ठीक है, नागरिक समाज की परिभाषा कि भाई राज्य क्या होता है, आपको पता होगा मेनली। ठीक है, राज्य क्या होता है कि एक समाज में कानून व्यवस्था बनाना, ठीक है, न्याय सुनिश्चित करना, वो राज्य का काम है, स्वराज्य बोलते हैं। और नागरिक समाज क्या हो जाएगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, और दोनों ही क्या रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एक प्रभावी राज्य होगा तो वो क्या है, अच्छा नागरिक समाज भी रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, उतने बेहतर तरीके से नागरिक समाज काम कर पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो परिभाषा पहले हम बात करेंगे राज्य की परिभाषा की। ठीक है ना, तो राज्य क्या राजनीतिक संस्था है। ठीक है, राज्य ना देखो, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना तो राज्य का मतलब यहाँ पे किससे होता है, देश से होता है। ध्यान रखना, ठीक है, किससे होता है, देश से होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, कंट्री से होता है। तो राज्य की एक राजनीतिक संस्था है जो समाज में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो राज्य की एक राजनीतिक संस्था है जो केवल कानून और व्यवस्था और जो सुरक्षा बनाए रखने में सहायक होती है, जिम्मेदार होती है, और ये क्या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और न्याय प्रदान करता है। ठीक है, तो मेनली हम राज्य जिसको कहते हैं एक संस्था है। ठीक है, जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखती है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, न्याय सुनिश्चित करना, तो इसको हम राज्य कहते हैं। ठीक है,
नागरिक समाज की मैं बात करूं तो ये क्या समाज का वह भाग है जिसमें स्वतंत्र संगठन यानी कि हमारे एनजीओ आ जाएंगे, कई समूह और संस्थाएं आ जाएंगी जो कि क्या है कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम करते हैं। अब कोई आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो मेनली पर्टिकुलर जो महिलाएं होती हैं उनके लिए काम करते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर कोई बच्चे हो गए, ठीक है, तो मान लो CWSN बच्चे हैं, तो उनके लिए एक एनजीओ बना हुआ है, वो काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक नागरिक समाज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समाज का वह भाग होता है जिसमें स्वतंत्र संगठन आ जाते हैं, ठीक है, समूह संस्थाएं आ जाती हैं जो कि क्या समाज की भलाई के लिए, ठीक है ना, और विकास के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, कोई बिना किसी प्रॉफिट के, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। तो राज्य और नागरिक समाज के उद्देश्य क्या है, राज्य और नागरिक समाज दोनों के उद्देश्य क्या है, ठीक है, आपको दोनों के बारे में बताना है, ध्यान रखना है। रिलेशन पूछा तो आपको दोनों को बताते हुए चलना है, ठीक है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है, कानून और सुरक्षा बनाए रखना, जबकि जो नागरिक समाज है उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक चेतना और सामूहिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। जो सामाजिक आवाज है ना, समाज की आवाज, वो क्या चाहता है, उसकी जो चेतना है, और जो सामाजिक सामूहिक हित हैं, पूरे समाज के हित है उसको बढ़ावा देना। अब वो ठीक है, पर्टिकुलर किस हित की बात कर रहे हैं, मान लो महिला को स्वतंत्रता या उनके समान अवसर की बात कर रहे हैं, तो एनजीओ उसी के ऊपर बात करेगा, उसके लिए आवाज उठाएगा, ठीक है ना। तो सामूहिक हित और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देना, ठीक है, और दोनों के अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। जो नागरिक समाज है उसका अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, उसमें वो काम करता है, और जो राज्य है उसका अपना एक पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना, वो काम उसमें करता है, लेकिन एक दूसरे पर क्या निर्भर ये रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा देश जहाँ एक ऐसा राज्य जहाँ पर क्या है, राज्य कैसा है भाई, यहाँ पर केवल अपने ही चलाता है, वहाँ पर एक ऐसा शासन हो रखा है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति शासन करता है जो कि क्या है जनता की भलाई की बात नहीं करता है, ठीक है, और कोई भी ऐसा कुछ करता है तो वहाँ पर उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये नागरिक समाज है, वहाँ पर तो ये निष्प्रभावी हो गया ना, ऐसा कुछ काम ही नहीं रहा। तो यही बोला जाता है कि जो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है ना, दोनों के अपने अपने क्या उद्देश्य हैं, इनके अपने अपने क्षेत्र जो काम ये करते हैं। तो अगर राज्य प्रभावी होगा तो वहाँ पर क्या नागरिक समाज भी प्रभावी होगा, समझ आ गया। अब अगला है परस्पर संबंध, यानी कि दूसरे से क्या परस्पर संबंधित ये कैसे हैं। तो ये देखिए, तो राज्य और नागरिक समाज के बीच का परस्पर संबंध क्या पारस्परिक निर्भरता से है, यानी कि आपस में इनकी जो निर्भरता है उससे उस पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए, तो राज्य जो है नागरिक समाज को वैधानिक आधार और संरचना प्रदान करता है, ठीक है। जो राज्य है ना, ये नागरिक समाज की हम बात करें, इसको वैधानिक यानी कानूनी रूप से कानूनी आधार देता है और एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यह बताना है आपको, ठीक है ना। और नागरिक समाज क्या है, राज्य की नीतियों की निगरानी करता है। जो नागरिक समाज है कि राज्य जो जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे जो पर्टिकुलर जो राज्य है उसके लिए वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब जो इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है, किसने, नागरिक समाज ने, ठीक है, क्या उनकी नीति जो बन रही हैं, जो राज्य बना रहा है, क्या वो ऐसे कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी निगरानी करना, और जरूरत पड़ने पर सुधार की पहल भी करना कि भाई जो आपने पॉलिसी बनाई है पर्टिकुलर इस ग्रुप के लिए ठीक नहीं है, तो इसमें सुधार की जरूरत है। तो ऐसे नागरिक समाजी आवाज़ भी उठाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के आपस में जुड़े हुए हैं, परस्पर के ऊपर कह सकते हैं निर्भरता रहती है, समझ आ गया, ठीक है। अगला है नागरिक समाज का प्रभाव, कि भाई नागरिक समाज का क्या प्रभाव रहता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो नागरिक समाज के राज्य की प्रगति पर निर्भर करता है, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, अगर राज्य प्रगति करे तो नागरिक समाज भी आप प्रगति करेगा। एक प्रभावी और न्यायपूर्ण राज्य, ठीक है, राज्य कैसा है भाई, न्याय व्यवस्था को अमल में लाता है, ठीक है, सबके लिए न्याय करता है। तो एक प्रभावी और न्यायपूर्ण राज्य के नागरिक समाज को मजबूत बनाता है, ठीक है ना। राज्य ही कमजोर है तो नागरिक समाज भी क्या रहेगा, कमजोर होगा, वहाँ की जनता के लिए काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और नागरिक समाज क्या राज्य की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है, जो नागरिक समाज है वो जो राज्य है उसकी कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है और इसे अधिक जवाबदेह बनाता है, ठीक है, यानी कि ये जो उत्तरदायी बनाता है, ठीक है ना। जवाबदेह का मतलब उत्तरदायी होता है, ठीक है, ये नहीं कि भाई कुछ भी बना दिया, पॉलिसी ऐसी बना दी, नीतियाँ बना दी, उसके बाद वो जवाब ही नहीं दे रहा, नहीं, ठीक है। जो नागरिक समाज है वो राज्य की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता, नज़र रखता है और इसे अधिक जवाबदेह भी बनाता है, ठीक है ना, समझ आ गया। राज्य और नागरिक समाज का संतुलन, ठीक है, जो राज्य है और जो नागरिक समाज है इनके बीच में एक बैलेंस बनाना, ठीक है ना, बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी होता है, तो ध्यान रखना। तो राज्य और नागरिक समाज को क्या मिलकर काम करना चाहिए एक बैलेंस तरीके से, ताकि समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके, ठीक है, मेरे इनका काम भी यही होता है। और राज्य के बिना क्या है, नागरिक समाज अधूरा है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई जो राज्य है उसके बिना नागरिक समाज अधूरा है, ठीक है। क्योंकि अगर भाई राज्य ही क्या है साथ नहीं करेगा, सहयोग नहीं देगा, तो नागरिक समाज क्या है भाई वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और नागरिक समाज के बिना क्या है राज्य की वैधता
कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि जो मुद्दे हैं ना निचले स्तर के वो कौन, नागरिक समाज ही उठाता है, ठीक है ना। तो नागरिक समाज के बिना क्या राज्य की वैधता कमजोर पड़ सकती है, और दोनों का विकास क्या साथ साथ होता है, ठीक है ना। और ये संतुलन समाज की स्थिरता और जो प्रगति के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो समाज की स्थिरता प्रगति के लिए ये संतुलन बहुत जरूरी होता है, समझ आ गया। अब निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं। तो क्या बताओगे, जो राज्य है और जो नागरिक समाज है वो एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। दोनों के दूसरे की जो कह सकते हैं जो निर्भरता एक दूसरे की रहती है। तो एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना पहला अधूरा है, ठीक है ना। और एक सक्षम राज्य जो होता है वो नागरिक समाज को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि कई एनजीओ पर क्या भाई जो राज्य है वो रोक लगा देता है, ठीक है। एनजीओ जो स्वतंत्र समूह होते हैं, जो संगठन बना रखे होते हैं लोगों ने, उस पर रोक लगा देते हैं। तो ये बोला एक सक्षम राज्य जो होता है वो नागरिक समाज को स्वतंत्रता और एक सुरक्षा प्रदान भी करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जबकि एक सक्रिय नागरिक समाज राज्य को जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है, ठीक है। जब नागरिक समाज सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ भी चीज हुई है ना उसके लिए आवाज उठाना, तो राज्य भी सतर्क हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बोला गया कि नागरिक जो सक्रिय एक एक्टिव जो नागरिक समाज है वो एक जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है राज्य को, और इन दोनों के बीच संतुलन जो है एक प्रगतिशील और समृद्ध समाज की क्या है, कुंजी है। एक ऐसा समाज जो प्रगतिशील है तो उसके लिए क्या है, ये कुंजी का काम करती, की का काम करती है, ठीक है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपको पता है हमारा देश है भारत, वो लोकतांत्रिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है। तो उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए भाई, संविधान पर आधारित लोकतंत्र। तो हमारा जो भारत है वो कैसा है भाई, संविधान पर आधारित है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे भारत में है लेकिन संविधान पर आधारित है, तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी। तो देखिए, तो भारत का लोकतंत्र क्या है, संविधान पर आधारित है, ठीक है। जो देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है ना भाई, जितने भी कानून लिखे हैं वो कहाँ संविधान के जरिए तो आए हैं। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो संविधान पर आधारित है, जो कि क्या देश का सर्वोच्च कानून है, और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या रखता है, सुरक्षा करता है, ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार उसकी सुरक्षा करता है और शासन की संरचना को तय करता है कि भाई शासन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे शासन करना है। आपको पता है हमारे 3 अंग बना रखे हैं, ठीक है, सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये कैसे हैं ये, तो इस संविधान में तो बोला गया है शासन की संरचना कैसे होगी। आपको पता है जो शक्तियां हैं वो एक के पास नहीं रहती, प्रधानमंत्री के पास अकेले नहीं रहती शक्तियां, वो बंटवारा रख सकती है, राज्य स्तर पर भी शक्तियां हैं, स्थानीय स्तर पर भी क्या शक्तियां मिल रखी हैं। तो शक्तियों का बंटवारा हो रखा है। तो शासन किस प्रकार से होगा, शासन की संरचना क्या होगी, तो हमारे संविधान ने बता रखा है। तो हमारा जो लोकतंत्र कैसा है, वो संविधान पर आधारित लोकतंत्र है। तो आप इसमें ये बता सकते हो, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारे भारत क्या किसको फॉलो करता है, जो लोकतंत्र है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को फॉलो करता है, यानी कि जिसकी आयु 18 साल है, ठीक है, या उससे ऊपर है, वो क्या कर सकता है भाई, मतदान से सकता अपना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। वो 18 से ऊपर का वोट डाल सकता है, या 18 का है, बिना किसी भेदभाव के, किसके, भेदभाव के, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, ठीक है, समझ आ गया आपको। देखिए, ठीक है, तो सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है, उसकी जाति, धर्म या लिंग और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसको क्या है वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। और ये क्या है भाई, लोकतंत्र को समावेशी और प्रगति प्रतिनिधि बनाता है, ठीक है ना। लोकतंत्र में लिए क्या होता है, हाँ, प्रतिनिधि को चुना जाता है, ठीक है, जनता चुनती है, और वो मेरे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क अधिकार आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संघीय संरचना, ठीक है ना। भारत क्या है भाई, संघीय संरचना है भारत की, ठीक है ना। यहाँ पर पर्टिकुलर एक राज्य है तो उसमें एक शक्ति बटी भी हुई है। तो सरकार एक राज्य स्तर पर भी होती है, एक केंद्र सेंट्रल लेवल पर भी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संघीय संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो भारत का एक संघीय देश है जहाँ पर क्या सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, ठीक है। मैंने बता दिया पर्टिकुलर पावर एक किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर राज्य की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी है, ठीक। केंद्र सरकार मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री, ये सब जो राष्ट्रपति होते हैं केंद्र लेवल पर होते हैं ये, ठीक है। लेकिन हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या राज्य स्तर पर होते हैं। तो एक संघीय देश में क्या होता है, जहाँ पर सत्ता का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है ना। तो भारत में ऐसा है, तो ठीक है। तो भारत के लोकतंत्र की विशेषता क्या हो जाएगी, संघीय संरचना की हो जाएगी। और ये शासन में क्या संतुलन और विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है, ठीक है ना भाई। ये जो संघीय संरचना है ये शासन में संतुलन बना के रखता है, क्योंकि पावर अगर एक के पास आ जाएगी तो अपनी मनमानी चलाएगा। लेकिन संघीय संरचना होने के कारण जो हमारा संविधान ने दिया है कि शासन में क्या रहता है, संतुलन बना रहता है, ठीक है ना।
पावर की बटी रहती है, क्योंकि और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो पावर है उसका वो केंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकृत नहीं है किसी एक के पास, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण है, यानी विकेंद्रीकृत है नहीं कि सबके पास बटी हुई है, ठीक है, अपने अलग अलग क्षेत्र में उसकी पावर होती है, ठीक है, समझ ध्यान आ गया, समझ आ गया भाई कि क्या बताना है आपको संघीय संरचना में, तो ध्यान रखना, ठीक है। संसदीय प्रणाली, ठीक है, तो जो भारत है यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपना रखा है, आपको पता है संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, पहली बात तो भारत ने संसदीय प्रणाली अपना रखी है, इसमें क्या होता है जो राष्ट्रपति है उसमें नाम मात्र का मुखिया होता है, ठीक है, बाकी जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो मेन अध्यक्ष हम कह सकते हैं देश का, ठीक है तो राष्ट्रपति, बट जितनी पावर है प्रधानमंत्री के पास होती है उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो मंत्रिमंडल वो बनाता है, ठीक है ना। तो देखो, तो भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली है, जो कि राष्ट्रपति, जहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है ना, और वास्तविक जो शक्ति है जिसका पावर का, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, जिसका यूज़ करता है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक है, समझ आ गया। मेनली हम कह सकते हैं जो राष्ट्रपति है वो बिल पास करने के लिए, ये भाई जो कानून बना वो बिल का, वो कानून कब बनेगा जब उस बिल पर हस्ताक्षर हो जाएंगे राष्ट्रपति के, ठीक है, तो वो हो जाएगा, समझ आ गया। बाकी और भी इनके काम होते हैं, ठीक है, वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है कि राष्ट्रपति के क्या क्या भाई कार्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी जो मैं कहूँ मेन पावर जो होती है ना वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है, कि भारत ने क्या अपना रखी है, संसदीय शासन प्रणाली अपना रखी है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की विशेषता हम बता रहे हैं, ठीक है, भारत के, तो यहाँ पर एक न्यायपालिका की बात भी हम जरूर करेंगे कि जो भारत है यहाँ पर ये जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है ना, जो कि न्याय को सुनिश्चित कर सकती है, ठीक है ना, जो सरकार के तीन अंग है उस पर भी नियंत्रण रखती है कि जो कानून वो बना रही है क्या वो भाई सरकार, जो राज्य राज्य कह रहा हूँ, जो जनता है उसके हित की बात कर रही है, कहीं वो उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा वो कानून, तो इसकी जो देख रेख है वो कौन करती है, न्यायपालिका करती है, तो हम कह सकते हैं जो सरकार के अंग है उस पर भी क्या करती है, नियंत्रण रखती है, समझ आ गया ना। देखो भाई, तो भारत की जो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, जो कि क्या संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है, ठीक है ना, और ये सरकार के किसी भी अंग पर नियंत्रण रखती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है, जो कानून है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो कानून है क्या वो जनता के हित को फॉलो कर रहा है, कि उसके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो ये सब बातें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि जितने भी धर्म है, ठीक है ना, उन सबका सम्मान किया जाता है, किसी भी एक धर्म को नहीं कि भाई हाँ इस देश में ये धर्म फॉलो होगा, नहीं, भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, जहाँ पर क्या होता है कि जितने भी देश है, जितने भी देश के जितने भी धर्म है वो क्या है उनको सम्मान अधिकार दिया जाएगा, सबकी सम्मान रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनाई जाती है, ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए भारत का जो लोकतंत्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्या है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, जहाँ पर क्या सभी धर्मों को सम्मान होता है, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान होता है, और राज्य का भी क्या है, राज्य किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखता है भाई, ये नहीं कि पर्टिकुलर धर्म को ही सपोर्ट कर, नहीं, राज्य का धर्म से कुछ संबंध नहीं है, ध्यान रखना, और ये धार्मिक स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है, ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता है ना ये धार्मिक स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित ये करता है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता समझ आ गया। तो भारत ने क्या अपना रखा है, धर्मनिरपेक्षता अपना रखा है, ठीक है, तो ये इसके लोकतंत्र की विशेषता हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल और बहुदलीय प्रणाली के बारे में, देखा है ना, देखा होगा कि भाई एक ही पार्टी चुनाव लड़े, नहीं ना, भारत में क्या है, जो भारत का लोकतंत्र है यहाँ पर एक बहुदलीय प्रणाली को हम अपनाते हैं, बहुत सारे दल का चुनाव लड़ सकता है, कोई अपनी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना, तो ये लोकतंत्र की विशेषता है हमारी, ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में क्या बहुदलीय प्रणाली अपना रखे, जहाँ पर क्या विभिन्न विचारधाराओं के जो राजनीतिक दल है वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और ले सकते हैं, ठीक है ना, और लोक ये क्या है, लोकतंत्र को विविधतापूर्ण और जीवंत बनाता है, ठीक है, ये कि जो लोकतंत्र को क्या बनाता है भाई, विविधतापूर्ण बनाता है, एक डाइवर्स बनाता है और एक जीवंत बनाता है, ठीक है, जो भारत का लोकतंत्र है भाई जीवंत रहता है, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद में मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ठीक है, आपको पता है हम जो एक भारत है, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पर जो हमें क्या है मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक कर्तव्य है हमारे कुछ, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना, देखता हूँ कितने नॉलेज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो मौलिक अधिकार है भाई भारतीय संविधान में वर्णित और हमें मिले हैं, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान क्या भाई नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, बहुत सारे हैं, छोटे छोटे अधिकार हो गया, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता हो गई, तो बहुत सारे हैं, ठीक है, छः हैं, बहुत सारे क्या मतलब छः टोटल, कितने हैं, छः हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और आप कमेंट अब ये बताओगे कि जब मान लो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है,
ठीक है ना। तो हम किस मौलिक अधिकार का यूज़ करके उस जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है उसको बचा सकते हैं, अपील कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब बताना कौन सा मौलिक अधिकार है, और साथ ही के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है। तो कितने मौलिक कर्तव्यों को कमेंट में बताने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब है नियमित चुनाव। आपको पता है जो भारत है यहाँ पर चुनाव क्या होता है, नियमित टाइम पर हो जाते हैं अपने, ठीक है। आपको पता है सबका कार्यकाल फिक्स है भाई कि हर साल 5 साल बाद क्या है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, किसके, लोकसभा के चुनाव होने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो चुनाव होने हैं वो सारे अपने टाइम पर होते रहते हैं, तो नियमित चुनाव होते रहते हैं भारत में, तो ये भी लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भारत में लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो नियमित अंतराल पर एक क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं बिना किसी धांधली के, ठीक है ना। और यहाँ जनता है कि अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है भाई। जो लोकतंत्र है यहाँ पर वो लोकतंत्र है भारत में, तो उसकी विशेषता है भाई नियमित चुनाव होते रहते हैं, वो क्या अपनी जनता को अपनी सरकार की जनता जो अपनी सरकार अपनी इच्छा से चुन सकती है, जिसको जिस पार्टी को वोट देना चाहती है वो दे सकती है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है विविधता में एकता। आपको पता है भारत में ना क्या है, विविधता बहुत है, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग धर्म, हर हर अलग जाति के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो भारत है ना यहाँ पर एकता है, क्या है, एकता है। तो ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है ना, कि जो भारत में अलग अलग जातियों भाषा धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके बाद भी क्या है, लोकतंत्र ने देश को के एक एकजुट रख रखा है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र ऐसे ही हमारा यहाँ पर कोई भी धर्म का व्यक्ति खड़ा हो सकता है चुनाव में, ठीक है, सबके लिए अधिकार सुनिश्चित हो रखे हैं। तो यहाँ पर कभी ऐसी अव्यवस्था फैलती नहीं है, ठीक है ना। और ये सहिष्णुता और समरसता को बढ़ावा देता है, ठीक है, मतलब एक समानता को बढ़ावा ही देता है, ठीक है ना, विविधता में एकता। अब निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं। तो भारत का जो लोकतंत्र है अपनी विविधता, संविधान और नागरिक अधिकारों पर आधारित है, ठीक है ना। और ये इसकी विशेषता मैंने आपको बताई दी है। और ये समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो शासन प्रणाली वो कैसी है, पारदर्शी है, ठीक है, सब कुछ छुपा, किस जनता से कुछ नहीं छुपा है। और भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली ने क्या देश को प्रगति और स्थिरता के मार्ग पर अग्रसर किया है, ठीक है। जो भारत की जो लोकतंत्र की प्रणाली है इसने क्या करा, देश की प्रगति और स्थिरता में भी क्या करा है, एक अग्रसर किया, आगे बढ़ाया है, ठीक है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि रक्षात्मक भेदभाव की जो है अवधारणा वो क्या है, ठीक है। क्या बोला मैंने, रक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा क्या है मेनली, ठीक है, कोई बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई साल से आ रहा है, ठीक है। देखो तो रक्षात्मक भेदभाव क्या है, ठीक है, यानी कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ये मेनली ना उन लोगों के लिए होता है जो समाज में वंचित रह गए हैं, ठीक है। आपने देखोगे SC ST, तो उनके लिए आरक्षण वगैरह की व्यवस्था लागू कर रखी है, ठीक है ना, रिजर्वेशन जिसे हम कह देते हैं। तो ये रक्षात्मक भेदभाव का उदाहरण है, ठीक है ना, कि भाई ये भाई क्या है, ये वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, ये उनकी रक्षा करने के लिए क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना। ये किया गया है कि भाई जो समाज में निचले स्तर पर हैं वो ऊपर आ जाए थोड़ा सा, ठीक है ना, वो जो वो स्थिति बराबर हो जाए उनकी, इसलिए क्या ये नीतियां बना रखी है। तो ये कहीं से किसी के लिए भेदभाव नहीं है, ये तुम्हारे बराबर लाने के लिए ये करना है, ठीक है। क्योंकि इनके साथ भाई ऐतिहासिक रूप से अब कह सकते हैं कि पहले पुराने टाइम पे क्या हुआ था, इनके साथ बहुत अत्याचार हुए थे, इनको समाज के निचले स्तर पर रखा गया था। तो इसलिए ये नीतियां बनाई जाती हैं जिसको हम आरक्षण कहते हैं, ताकि ये समाज में बराबर स्थिति पर ही आ सकें, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो रक्षात्मक भेदभाव की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, समाज के जो कमजोर और जो वंचित वर्ग हैं उनको क्या है, समान अवसर और न्याय दिलाने के लिए विशेष नीतियां और प्रावधान बनाना, ठीक है। तो समाज के जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग हैं, उनको क्या है, समान अवसर दिलाना, अपॉर्चुनिटी दिलाना और न्याय दिलाने के लिए क्या विशेष नीतियां बनाना, ठीक है, पॉलिसी बनाना और प्रावधान बनाना। तो आरक्षण भी इनमें से एक है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये नीति क्या है, भारतीय संविधान के तहत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। तो ये रक्षात्मक भेदभाव का जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो नीतियां बनाई जाती हैं मेनली किस लिए, इस संविधान के तहत सामाजिक और जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने के उद्देश्य से लागू की गई हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, उन वर्गों को सशक्त बनाना है, क्या बनाना है, मजबूत बनाना है, जिन्हें क्या ऐतिहासिक रूप से भेदभाव, ठीक है, और शोषण का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। मैं आपको बता ही दिया है भाई, जो ऐतिहासिक रूप जिन्होंने परेशानी सही है उनको सशक्त बनाना है, समाज में एक बराबर स्थिति पर लाना है, तो उसलिए ये सब करा जाता है, ठीक है, संविधान के अनुसार, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, रक्षात्मक जो भेदभाव है उसका उद्देश्य क्या है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है।
तो अगर मैंने पीछे बताया उस हिसाब से इसमें बता सकते हो। तो पहला इसमें सामाजिक न्याय स्थापित करना, ठीक है। जो रक्षात्मक भेदभाव है इसका मेन पर्पस क्या है भाई, कि सामाजिक जो न्याय है ना वो स्थापित करना, कि समाज में समानता लाना और कमजोर वर्गों के साथ न्याय करना, क्योंकि इनके साथ पहले अन्याय हुआ है तो भाई इनके साथ न्याय करना और समाज में एक समानता लाना, ठीक है ना, ध्यान रखना। और सामाजिक न्याय आएगा कैसे, इनके लिए ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे क्या है ये बराबर आ सके, ठीक है, तभी इनके लिए न्याय होगा। उसके बाद है समान अवसर, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि भाई समान अवसर देना, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों में समान अवसर प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। किसको, वंचित वर्गों को, जो कमजोर वर्ग है उनको, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐतिहासिक अन्याय का सुधार, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों को ऐतिहासिक अन्याय से मुक्त करना, मतलब जो ऐतिहासिक स्तर पर इनके साथ जो अन्याय हुआ है ना वो अब ना चले, उससे मुक्त कराना मेनली इसका उद्देश्य है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अगला क्या, मुख्य धारा में शामिल करना, मतलब जो मेन समाज है, जो मुख्य धारा उसमें शामिल करना, जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति यानी कि ऐसे जो एसटी है, और जो ओबीसी यानी कि जो अन्य पिछड़े वर्ग है उनको मुख्य धारा में शामिल करने लाना, ठीक है, समझ आ गया। और संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। जो रक्षात्मक भेदभाव है ना इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं, ठीक है, भाई संविधान में जिक्र किया गया है भाई किस प्रकार से जो कि है रक्षात्मक भेदभाव को ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है। हमारे जो संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से देखो, तो भारतीय संविधान में क्या रक्षात्मक भेदभाव के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, तो पहले अनुच्छेद 15, ठीक है, जिसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना। तो राज्य को क्या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने को की शक्ति देता है, ठीक है, कि वही जो अनुच्छेद 15(4) है ये राज्य के जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, जो ओबीसी हैं उसके लिए क्या है, विशेष प्रावधान बनाने की इच्छा शक्ति देता है, ठीक है, पावर देता है। और अनुच्छेद 16(4), ठीक है, सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, वर्ग हैं, उनको आरक्षण का प्रावधान देना, ठीक है ना। तो अनुच्छेद जो 16(4) है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की का प्रावधान इसी में दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको बताना पड़ेगा जब से पूछा गया, जब हमसे क्या पूछा, कंसेप्ट पूछा है रक्षात्मक भेदभाव का, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का, तो हम सब कुछ बताएंगे जो हम बता सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और उसके बाद अनुच्छेद 46, तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण और आर्थिक सहायता देना, ठीक है ना। जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजाति हैं, उनके लिए विशेष संरक्षण, उनको विशेष बचाव करना है उनको, और आर्थिक सहायता देनी है, ये अनुच्छेद 46 हमें कहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, आर्टिकल 46 कहता है ये। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है, कि जो अस्पृश्यता है यानी जो छुआछूत है उसका उन्मूलन, यानी कि उसको खत्म करना, उसका अंत हो चुका है, ठीक है। सिंपल से मैं कहूँ, अनुच्छेद 17 ये कहता है कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत, ठीक है ना, जो छुआछूत है वो अब खत्म हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि पहले टाइम में होता था ना भाई कि अगर हम इसको छू लेंगे तो हम प्रदूषित हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सब खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत, समझ आ गया। तो ये संवैधानिक प्रावधान है जो कि रक्षात्मक भेदभाव के लिए दिए गए हैं, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं भाई जो रक्षात्मक भेदभाव, ऐसे कुछ उदाहरण, ठीक है ना, मतलब कि किस प्रकार से रक्षात्मक भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि किस प्रकार से जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, इनको सुरक्षित किया जा रहा है, इनको संरक्षण दिया जा रहा है। कुछ एग्जांपल, जैसे कि पहला एग्जांपल हो जाएगा कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, ठीक है, ये रक्षात्मक भेदभाव का उदाहरण है। उसके बाद अनुसूचित जाति है और जनजातियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देना, ठीक है ना। आपने देखा हो कई बार अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हो तो SC ST के लिए अलग से स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, इनके बैंक अकाउंट में, तो वो इसी के रक्षात्मक भेदभाव का एग्जाम्पल है वो, ठीक है ना। और पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षित सीट नहीं, आपने देखा होगा, जो चाहे हम लोकसभा की बात कर लें, चाहे कोई राज्य स्तर के चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, वहाँ पर क्या उसी SC ST का व्यक्ति ही लड़ सकता है, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग है वही लड़ सकता है, और कोई सीट वहाँ से हो ही नहीं सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। रक्षात्मक भेदभाव के एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ऐसे ही लिख देना है। सारी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो है ना समाप्त होती है, ठीक है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए ना आपके सब्जेक्ट के, तो आपको हमारे इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है, ignufreeassignment.com। और ध्यान रखना असाइनमेंट का कुछ भी चार्ज नहीं है, क्या है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। आपको जो भी असाइनमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इजीली जाके बना सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।